तो हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों। मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो बच्चों करते हैं फिर आज की क्लास स्टार्ट। तो हम अपने डायरेक्टर्स के टॉपिक को करते हैं कंटिन्यू। अगर हम डायरेक्टर्स के पहले चैप्टर की बात करें तो हम बेटा क्या क्या सेक्शंस कवर कर चुके हैं। सेक्शन 160, 164, 167 ये हमने फर्स्ट क्लास में कवर किया था। लास्ट क्लास में हमने सीखा था किसी भी कंपनी के डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन कैसे होगा। तो सेक्शन 149 हमने सीखा, जहां पर विमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की सारी बातें आई। 150 हमने देखा डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब उसी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो डायरेक्टर्स कौन होते हैं कौन नहीं ये हम जान चुके हैं। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन कहीं ना कहीं कैसा दिखेगा ये भी हम जान चुके हैं। अब किसी भी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कैसे होंगे, अगला टॉपिक हमारा ये आने वाला है। अगर बेटा किसी भी डिस्कशन में हम आगे बढ़े उससे पहले एक बेसिक सा पॉइंट आपसे डिस्कस किया जाए। किसी भी कंपनी में आपके हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की जिम्मेवारी लॉ मेकर ने किसको दे रखी होगी? बेटा वो जिम्मेवारी या पावर आप कह सकते हो वो मिली हुई है मेंबर्स को। बिकॉज कंपनी में मेंबर्स का पैसा लगा होता है एंड मेंबर्स का ही अल्टीमेट सारा स्टेक है, सारा रिस्क अल्टीमेट मेंबर्स के ऊपर आता है। इसलिए मेंबर्स ही किसी कंपनी में डिसाइड करते हैं कि हमारी कंपनी को चलाने के लिए कौन से डायरेक्टर्स यहां पर रिस्पॉन्सिबल होंगे, हम किन्हें अपॉइंट करने वाले हैं, कितने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने वाले हैं। तो भाई ये सारा डिसीजन मेकिंग मेंबर के द्वारा किया जाता है। एंड इसलिए लॉ का एक थंब रूल क्या होता है, किसी भी कंपनी में मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करते हैं अपॉइंट। दैट इज किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट करने की पावर मेंबर के पास रहती है। एंड बेटा मेंबर ओआर पास करके कंपनी के डायरेक्टर्स को करते हैं अपॉइंट। और ये बात हम पढ़ेंगे सेक्शन 152 ऑफ द कंपनीज एक्ट में। तो बेटा इसी चैप्टर के सेक्शन 152 में ये बात लिखी हुई है कि मेंबर्स के पास एक पावर है एंड मेंबर नॉर्मली ओआर पास करके किसी भी कंपनी के डायरेक्टर्स को कर देते हैं अपॉइंट। तो सर ये तो एक कॉमन लॉ आ गया, बट इसमें एक दिक्कत है। लेट सपोज आज एक न्यू लिमिटेड करके कंपनी है जो अभी अभी ताजी ताजी एकदम इनकॉर्पोरेट हुई है। कंपनी जस्ट अभी इनकॉर्पोरेट हुई है। इनकॉर्पोरेट होते ही क्या इस कंपनी में मेंबर्स रहेंगे? बिल्कुल। बिकॉज इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी में कुछ सब्सक्राइबर्स टू दी मेमोरेंडम रहे होंगे और बड़े इन सब्सक्राइबर्स को ही मेंबर मान लिया जाता है। तो जिस समय कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसमें इसमें सब्सक्राइबर्स थे, वही इसके मेंबर थे। इनकॉर्पोरेशन के जस्ट बाद क्या हमें कंपनी में इमीडिएटली कंपनी को रन करने के लिए डायरेक्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। अब लेट सपोज बेटा इनकॉर्पोरेशन के जस्ट बाद हमें अपनी कंपनी में डायरेक्टर्स को करना है नियुक्त। अब डायरेक्टर्स को नियुक्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेंबर्स की बुलानी पड़ेगी जनरल मीटिंग एंड मेंबर डायरेक्टर को करेंगे अपॉइंट। पर अब दिक्कत क्या है बेटा, मेंबर की जनरल मीटिंग बुलाते कौन है? डायरेक्टर्स। तो हमें डायरेक्टर्स को ही नियुक्त कराना है और डायरेक्टर्स नियुक्त होंगे मेंबर के द्वारा, जिसके लिए मेंबर की जनरल मीटिंग आएगी एंड जनरल मीटिंग बुलाते हैं डायरेक्टर्स। तो यहां पर हम एक सर्कल में फंस जाते हैं। इसलिए कंपनी में इनिशियल तौर पर डायरेक्टर को अपॉइंट करने में कोई भी दिक्कत ना आए। लॉ मेकर ने बेटा कंपनी के जो सबसे पहले पहले डायरेक्टर होते हैं जिनको हम कह देते हैं फर्स्ट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का लॉ थोड़ा सा बनाया है अलग। दैट इज नॉर्मली तो कंपनी में डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा मेंबर के द्वारा, पर फर्स्ट डायरेक्टर के लिए लॉ चलता है अलग। और फर्स्ट डायरेक्टर के लिए लॉ मेकर क्या कहते हैं? कंपनी के जो सबसे पहले पहले डायरेक्टर होंगे जो इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी में आते हैं, उनका चुनाव कंपनी आप कर सकते हो अपने आर्टिकल्स के जरिए। मतलब कंपनी आप अपने फर्स्ट डायरेक्टर्स का नाम एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपने आर्टिकल्स में ही लिख देना। और ये सबसे आसान तरीका है और बेटा मैक्सिमम कंपनीज इसी रास्ते को करती हैं ऑप्ट कि वो अपने आर्टिकल्स में ही अपने सबसे पहले डायरेक्टर्स का नाम लिख देगी। पर अगर किसी कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में अपने फर्स्ट डायरेक्टर्स का नाम बताया नहीं, बाई चांस कंपनी भूल गई, तो क्या होगा? थोड़ा उस चीज के लिए लॉ मेकर ने एक रास्ता दिया हुआ है। आप अगर अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो बेटा इसका आंसर क्या हो सकता है? कुछ लोगों को ऑटोमेटिकली फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाएगा। बेटा किनको मान लिया जाएगा? सब्सक्राइबर्स टू दी मेमोरेंडम। तो जो भी कंपनी के सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम है, बस ध्यान रखना वो सब्सक्राइबर होना चाहिए इंडिविजुअल। तो कंपनी में जितने भी इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स होंगे उन्हें ऑटोमेटिकली कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाएगा। एंड नीडलेस टू से अगर वो बाई चांस 1% कंपनी है तो जो सिंगल मेंबर ओपीसी का है उसी को कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाता है। इसलिए कंपनी में पहला पहला डायरेक्टर अपॉइंट करने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग चलता है। तो आते बेटा सेक्शन 152 पर पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर्स अपॉइंट कैसे होंगे? तो लॉ मेकर कह रहे हैं फर्स्ट डायरेक्टर्स को आप अपॉइंट कर देना बाय राइटिंग देयर नेम इन द आर्टिकल। सबसे आसान तरीका है। पर अगर आपने आर्टिकल्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा तो जो भी कंपनी में इंडिविजुअल सब्सक्राइबर है, बिकॉज डायरेक्टर सिर्फ एक इंडिविजुअल बन सकता है, तो बड़ा ध्यान रखना है एक कंपनी की सब्सक्राइबर कोई दूसरी कंपनी भी हो सकती है, उसको हम डायरेक्टर नहीं मानेंगे। हम सिर्फ उन सब्सक्राइबर्स को यहां पर डायरेक्टर मान रहे हैं जो इंडिविजुअल है। सर बाई चांस अगर कोई इंडिविजुअल है ही नहीं तो बड़ा ऐसी कंपनी के लिए फिर चॉइस नहीं होती, उसको तो अपने पहले डायरेक्टर का नाम अपने आर्टिकल में लिखना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखना बेटा, जो भी इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाएगा। एंड ओपीसी के केस में जो भी मेंबर होगा उसे फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाएगा। और अपने लॉजिक से आप एक और बात बता दो, कंपनी नई नई बनी है, न्यू लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है, फर्स्ट डायरेक्टर्स का नाम लेट से आर्टिकल्स में लिख दिया, तो जो ये फर्स्ट डायरेक्टर्स आ रहे हैं आपके हिसाब से ये अपना ऑफिस कब तक होल्ड करते होंगे? जब तक कंपनी एक जनरल मीटिंग में मेंबर्स के द्वारा कंपनी के आगे वाले डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं करा देती। सिंपल, दैट इज यही बात यहां पर मेंशन है कि भाई जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स है वो अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे? दीज डायरेक्टर टू होल्ड ऑफिस अंटिल डायरेक्टर और डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग। तो ये तो बेटा बात आती है आपके पहले पहले डायरेक्टर की। एंड उसके बाद तो फिर कंपनी में जनरल मीटिंग आती रहेगी और हम डायरेक्टर्स को अपॉइंट करवाते रहेंगे। और एक और चीज का ध्यान रखना बेटा, डायरेक्टर को अपॉइंट आप किसी भी जनरल मीटिंग में करवा सकते हो, एजीएम में भी,
ईजीएम में भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एजीएम या ईजीएम किसी भी मीटिंग में मेंबर्स के द्वारा एक ओआर पास करके डायरेक्टर्स को करवा सकते हैं आगे से अपॉइंट। अब जिसको भी आप डायरेक्टर अपॉइंट करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक मीटिंग आपकी आने वाली है और आप किसी पर्सन को डायरेक्टर अपॉइंट करना चाह रहे हैं, तो बेटा डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट के तहत आपको कुछ बातों का रखना पड़ेगा ध्यान। क्या क्या बात? सबसे पहला पॉइंट, बेटा किसी भी पर्सन को अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना है, उसके पास डिन होना मैंडेटरी है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज कंपलसरी। सेम बात हमने सेक्शन 164 में भी पढ़ी थी कि अगर आपके पास डिन नहीं होगा तो आप डायरेक्टर बनने के लिए हैं डिस्क्वालिफाइड। तो सर ये डिन नंबर कैसे मिलेगा, इसका क्या प्रोसेस है? तो बड़ा ये सारी बातें इसी से आगे कुछ सेक्शंस आएंगे 153 ऑनवर्ड, तो यहां पर वो बातें मेंशन है, बाद में सीखेंगे। पर हर डायरेक्टर के पास एक डिन नंबर होना जरूरी है। एंड ध्यान रखना बेटा, डिन नंबर कंपनी वाइज होता है डायरेक्टर वाइज? डायरेक्टर वाइज। तो हर इंसान का एक डिन होगा। अगर वो मल्टीपल कंपनीज में डायरेक्टर भी है, वो सिंगल डिन उसका काम करता है। और बाई चांस अगर वो पर्सन किसी एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर था, तो उसको एक डीपिन मिला होगा। तो ध्यान रखना बेटा, लॉक इन द डिन और डीपिन आपस में इंटरचेंजेबल होता है। तो डीपिन अगर आपके पास है, फिर अलग से डिन ऑब्टेन करना आपके लिए मैंडेटरी नहीं होता। जिसको भी आप डायरेक्टर अपॉइंट करने जा रहे हैं, पहले उस इंसान से उसका एक रिटन कंसेंट ले लेना, इन्फॉर्म DIR2 कि वो हमारी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए तैयार है। तो अगर कल को उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है, ही इज रेडी, उसका एक रिटन कंसेंट लिया जाएगा। एंड बाई चांस अगर वो पर्सन किसी ऐसे देश में रहता है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तो बेटा उसे अपना कंसेंट देने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दैट इज अमित शाह जी से सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ेगा। बेटा ये वाला पॉइंट कौन सी कंट्रीज के लोगों के लिए बना है? फॉर एग्जांपल कंट्रीज लाइक चाइना, पाकिस्तान, जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है। तो अगर वहां का कोई इंसान इंडियन कंपनी में डायरेक्टर बनना चाह रहा है और उस केस में वो अपना कंसेंट दे रहा है, तो साथ में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का क्लियरेंस उसको देना पड़ेगा कि कंपनी आप मेरे को बिंदास डायरेक्टर बनाइए, मेरे को मिनिस्ट्री से भी क्लियरेंस मिल गई है, मैं आपका डायरेक्टर बन सकता हूं। और अगर कंपनी ने उसका चुनाव अपनी मीटिंग में कर डाला, तो बेटा फिर कंपनी उस डायरेक्टर की जानकारी आरओसी को भी प्रोवाइड करेगी, इनफॉर्म DIR12। तो बेटा कंपनी इनफॉर्म DIR12 आरओसी को यह बात करती है इंटीमेट। ध्यान रखना बेटा, जब भी किसी कंपनी में कोई डायरेक्टर आता है या कंपनी में डायरेक्टर अपना पद छोड़ करके जाता है, हर केस में हम आरओसी को DIR12 फॉर्म में करते हैं इंटीमेट। कि देखिए अब ये हमारे नए डायरेक्टर है या ये डायरेक्टर हमारा ऑफिस वेकेट कर चले गए हैं, वो इंटीमेशन DIR12 में आपको देना आवश्यक है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें आई। तो यहां पर बेटा हमने फर्स्ट डायरेक्टर का लॉ समझ लिया, और आगे तो फिर जनरल मीटिंग्स में मेंबर के द्वारा अपने अनुसार हम डायरेक्टर्स को अपॉइंट करवाते रहेंगे। अब आ रही है बेटा इस सेक्शन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपको अपने पेपर में ये वाली बात देखने को मिल सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बेटा अब जो बात आ रही है वो आ रही है रिटायरमेंट बाय रोटेशन। दैट इज कुछ कुछ कंपनीज के लिए लॉ मेकर क्या कह रहे हैं, कंपनीज आप अपने डायरेक्टर को अपॉइंट तो करवा लेना, पर आपके डायरेक्टर्स को रिटायर होना पड़ेगा बाय रोटेशन। और बेटा ये वाली जो रिक्वायरमेंट है ये सेक्शन 152 के सबसेक्शन 6 और 7 से निकल करके आती है। दैट इज अब जो हम बात पढ़ने वाले हैं 152 का सबसेक्शन 6 और 7 ये बात ले डाउन करता है। सर ये रिटायरमेंट बाय रोटेशन एग्जैक्टली है क्या? बेटा आसान भाषा में अगर बोला जाए, ये रिक्वायरमेंट कंपनीज को कह रही है कि कंपनीज जब भी आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कॉन्स्टिट्यूट करोगे, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कुछ डायरेक्टर्स को होना पड़ेगा रिटायर। दैट इज आपके कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होंगे विच डायरेक्टर्स आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। तो यहां पर एक चीज समझना कि कंपनी आपके जितने भी टोटल डायरेक्टर्स हैं उसमें से कुछ डायरेक्टर्स तो ऐसे होंगे जिनको हम कहते हैं रोटेशनल डायरेक्टर या डायरेक्टर्स लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। मतलब वो एक ऐसे डायरेक्टर होंगे जिन्हें एक समय के बाद अपना ऑफिस से रिटायर करना मैंडेटरी है। सर जितने भी रोटेशनल डायरेक्टर्स होंगे क्या उन्हें एक समय के बाद अपना ऑफिस रिटायर दैट इज वेकेट कंप्लीट करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। ये सर लॉ क्यों बनाया जा रहा है? ये बेटा लॉ इसलिए बनाया जा रहा है ताकि ये डायरेक्टर्स अपना काम अच्छे से करें और इनके ऊपर एक तलवार लटकती रहे कि अगर हमने अपना काम अच्छे से नहीं किया, हमारी कंपनी के मेंबर्स हमें रिमूव कर सकते हैं। दैट इज हमारी कंपनी के मेंबर हो सकते हैं हमें रीअपॉइंट ना करें। तो बेटा इसलिए यहां पर क्या कहा गया कि कंपनी आपके कुछ डायरेक्टर्स होने चाहिए रोटेशनल डायरेक्टर या लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। एंड सर ये जो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन वाली बात है, ये क्या इंडिया की हर कंपनी पर एप्लीकेबल है? तो द आंसर इज नो। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, ये वाली जो रिक्वायरमेंट हम सीखने जा रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है सिर्फ एक पब्लिक कंपनी पर। प्राइवेट कंपनी पर ये वाली बात एप्लीकेबल नहीं है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है बेटा, आज अगर आप और मैं मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बना लें जिसमें मैं भी एक डायरेक्टर हूं एंड लेट्स सपोज आप एक स्टूडेंट हो, आपको भी एक डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया, हम दो लोग डायरेक्टर्स हैं, तो क्या हम दो लोग इस प्राइवेट कंपनी को अंतकाल तक जब तक हमारा मन करे डायरेक्टर का पद संभाल करके चला सकते हैं? द आंसर इज यस। दैट इज यहां पर हमें अपना ऑफिस एक समय के बाद वेकेट करना मैंडेटरी नहीं होगा। वी आर नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। रिटायरमेंट का बेटा मतलब क्या होता है? रिटायरमेंट मींस जहां पर हमें टर्म ही उतना मिलेगा और एक समय के बाद हमारा टर्म कंप्लीट होगा और हमें करना पड़ता है रिटायर। तो बेटा क्या हमें रिटायर होना प्राइवेट कंपनी में जरूरी है? नहीं, और लॉजिकल भी है, बिकॉज हम दोनों का पैसा लगा हुआ है, एक प्राइवेट अरेंजमेंट है, हम दोनों मिल करके इस कंपनी को चला रहे हैं, तो हम ही अगर डायरेक्टर रहना चाहते हैं, लॉ मेकर को कोई भी आपत्ति नहीं।
पर बेटा पब्लिक कंपनी में हो सकता है पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट हो, तो वहां पर पब्लिक एट लार्ज जो शेयर होल्डर्स होंगे उन्हें एक मौका दिया जा रहा है कि आपके जो डायरेक्टर्स हैं उनमें से कुछ डायरेक्टर्स होंगे लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, वो होंगे रिटायर और आपके पास मौका होगा मेंबर्स उन्हें बदलने का। सर मौका होगा का मतलब क्या इनका बदला जाना मैंडेटरी होता होगा? नहीं नहीं, मतलब क्या अगर कंपनी चाहे तो इन्हीं को रीअपॉइंट कर सकती होगी? बिल्कुल बेटा, इन्हीं को आप रीअपॉइंट भी कर सकते हो, वरना क्या आप चाहो तो आप इनकी जगह नए डायरेक्टर्स को भी कर सकते हो। यस, तो आपको एक मौका मिलेगा अपने डायरेक्टर्स को बदलने का। बदलना चाहो तो बदल लेना, ना बदलना चाहो तो मत बदलना, तो वो आपकी चॉइस है। पर ये चॉइस आपको जरूर मिलेगी अगर आप एक पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर हैं। दैट इज जो भी रिक्वायरमेंट अब हम सीखने वाले हैं ये एप्लीकेबल होती है सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक कंपनी पर, प्राइवेट कंपनी पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। एंड पब्लिक कंपनीज में भी यहां एक छोटी सी एग्जम्पशन है, और एग्जम्पशन किसको है बेटा? अनलिस्टेड, ये बहुत बारीक से पॉइंट है, अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी या सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। तो बेटा आज अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी जो लिस्ट नहीं है, मतलब बीपीसीएल वगैरह पर ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल होगा बिकॉज वो लिस्टेड है, पर अगर कोई अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी है या उसकी कोई सब्सिडरी है तो उनके ऊपर भी रिटायरमेंट बाय रोटेशन का लॉ अप्लाई नहीं करता। तो ये तो बेटा सबसे पहली बात आई एप्लीकेबिलिटी की। नटशेल में पब्लिक कंपनीज पर एप्लीकेबल है, पर पब्लिक कंपनी अगर गवर्नमेंट कंपनी है अनलिस्टेड तो वो हो जाएगी एग्जाम। अब सर जिन कंपनीज पर ये रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है, ये रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल कैसे होगी बेटा? बड़े ध्यान से इन पॉइंट्स को समझिएगा। तो बेटा आज अगर हम किसी भी पब्लिक कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड भी है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, एक पब्लिक कंपनी आ रही है, तो इस पर रोटेशन का लॉ अप्लाई करता है। इसके कुछ डायरेक्टर्स होंगे लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। तो अब जब पब्लिक कंपनी की हम बात करते हैं, पब्लिक कंपनी में होंगे कुछ डायरेक्टर्स लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले हमें देखना है जी किसी भी पब्लिक कंपनी में टोटल डायरेक्टर्स कितने हैं, जिसको हम इस सेक्शन में शॉर्ट में क्या बोलेंगे? TNOD, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी आपके लेट सपोज टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मैं कह देता हूं है 12। अब सर ये 12 डायरेक्टर्स हैं एंड लॉ कह रहे हैं जी आपके कुछ डायरेक्टर्स होंगे लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, मतलब कुछ ऐसे डायरेक्टर्स जिन्हें एक समय के बाद करना पड़ेगा रिटायर। तो सबसे पहला सवाल सर, इन्हें रिटायर करना कब होगा? दैट इज हमारी कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन है, एक डायरेक्टर रिटायर कहां होगा? बेटा डायरेक्टर्स रिटायर होते हैं जनरल मीटिंग में। अब सवाल उठता है सर कौन सी जनरल मीटिंग में? एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में, या ईजीएम जो कभी कभी हम अपनी मर्जी से बुलाते हैं उसमें? मतलब एनुअल जनरल मीटिंग में ये रिटायर होंगे जो हर साल मैंडेटरी कंपनी एक बार करती है, या जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में अपनी इच्छा पर बुलाते हैं तब? तो ध्यान रखना बेटा डायरेक्टर्स हमेशा रिटायर होते हैं एजीएम में, क्योंकि ईजीएम का आना तो तय ही नहीं है। तो अगर हमने डायरेक्टर का रिटायर होना ईजीएम पर डिपेंडेंट बना दिया, शायद मेरा डायरेक्टर कभी रिटायर ही ना हो कि कंपनी ने ईजीएम नहीं बुलाई। इसलिए एक बात ध्यान रखना बेटा, डायरेक्टर अपॉइंट किसी भी मीटिंग में हो सकता है, ईजीएम में भी एजीएम में भी, पर वो रिटायर हमेशा कौन सी मीटिंग में होगा? एनुअल जनरल मीटिंग। और अगर आपको एक बात ध्यान हो बेटा, एनुअल जनरल मीटिंग में डायरेक्टर का रिटायर होना और रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह डायरेक्टर को अपॉइंट करना, यह आपका एक ऑर्डिनरी बिजनेस भी होता था। बचपन की बात है, सेक्शन 102 की, ध्यान है तो बहुत बढ़िया। तो बड़ा हम सीखते थे मेंबर्स जब भी डिसीजन लेते हैं, 4 टाइप के बिजनेस होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस, जिनको कंपनी हमेशा करती है एनुअल जनरल मीटिंग में। वो 4 बिजनेस कौन से होते थे? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट करना, डिविडेंड डिक्लेयर करना, ऑडिटर को अपॉइंट करना, या डायरेक्टर जो रिटायरिंग है उसकी जगह नए डायरेक्टर को अपॉइंट करना। इसलिए बेटा ये एक ऑर्डिनरी बिजनेस है, ये हमेशा कहां किया जाएगा? एजीएम में। तो पहला पॉइंट क्या आया बेटा? डायरेक्टर रिटायर जब होंगे कहां पर होंगे? एनुअल जनरल मीटिंग। तो बेटा हर पब्लिक कंपनी के कुछ ना कुछ डायरेक्टर हर एजीएम में करेंगे रिटायर। तो जैसी कोई भी पब्लिक कंपनी फॉर एग्जांपल रिलायंस अपनी एजीएम बुलाती रहेगी बेटा, हर एजीएम में, एजीएम नंबर लेट्स सपोज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, हर एजीएम में कुछ ना कुछ डायरेक्टर्स आपके रिटायर होते चलेंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्टर अपॉइंट किसी भी मीटिंग में हो सकते हैं, पर डायरेक्टर जो रिटायर होंगे, रिटायर हमेशा होते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। तो फॉर एग्जांपल बेटा अब रिलायंस अपनी एक एजीएम बुलाने वाली है, लेट्स सपोज रिलायंस के बोर्ड पर है टोटल 12 डायरेक्टर्स, और अब रिलायंस की एक एजीएम आगे आने वाली है। अब सवाल उठता है जी 12 के 12 डायरेक्टर या 12 में से कितने डायरेक्टर यहां पर होंगे रिटायर? उसके लिए बेटा लॉ मेकर ने दी है पब्लिक कंपनी को 2 चॉइस। पहली चॉइस में लॉ मेकर क्या कहता है? पब्लिक कंपनी अगर आप चाहो तो आप अपने आर्टिकल में एक सिंपल सी बात लिख सकते हो। क्या बात? कि जी मेरी कंपनी के सारे डायरेक्टर्स हर एजीएम में होंगे रिटायर। मतलब एक पब्लिक कंपनी अगर चाहे वो अपने आर्टिकल्स में क्या लिख सकती है कि जी मेरे को झंझट नहीं पालना, मेरे को कोई रेशियो वगैरह चेक नहीं करनी है, मेरी कंपनी के जितने भी डायरेक्टर है, फॉर एग्जांपल 12 के 12 डायरेक्टर, ये सारे के सारे डायरेक्टर हर एजीएम में हमेशा करेंगे रिटायर। मतलब 12 के 12 डायरेक्टर्स का पद एजीएम में खत्म होगा, उसके बाद मेंबर चाहे तो इनको रीअपॉइंट कर सकते हैं वरना बदल सकते हैं। तो मैं अपने मेंबर को खुली चॉइस दे रही हूं कि आप हर एजीएम में मेरे किसी भी डायरेक्टर को चेंज कर सकते हो। तो पब्लिक कंपनी अगर चाहे तो वो ये पहला रास्ता अपना सकती है। पर अगर पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स ऐसा कुछ भी ना बताएं,
तो बेटा फिर लॉ मेकर ने क्या कहा, पब्लिक कंपनी आपके टोटल जितने भी डायरेक्टर्स हैं उसमें से कम 2/3 डायरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए हु आर रोटेशनल डायरेक्टर। रोटेशनल मतलब ऐसे डायरेक्टर जिनका ऑफिस कभी ना कभी वेकेट होगा, हु आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। ध्यान रखना बेटा, क्या हर एजीएम में सारे के सारे 2/3 डायरेक्टर्स रिटायर होंगे ना? लॉ कह रहे 2/3 डायरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए हु आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। मतलब अगर कंपनी में 12 डायरेक्टर थे, पहली चॉइस तो क्या थी, हम लिख देते जी मेरी मीटिंग में 12 के 12 डायरेक्टर्स वेकेट हो रहे हैं, रिटायर करेंगे, बात खत्म। या अगर आप ऐसी चॉइस अपने आर्टिकल्स में नहीं दे रहे तो कंपनी आपके 12 के 2/3 डायरेक्टर्स, 2/3 का मतलब यहां पर कितना आ जाएगा, फॉर एग्जांपल बेटा 8 डायरेक्टर्स 12 में से ऐसे होने चाहिए whose office is liable to retire, मतलब ये डायरेक्टर कभी ना कभी होंगे रिटायर। अब इसमें से एक्चुअली कितने होंगे वो हम सीखेंगे, पर ये 8 डायरेक्टर ऐसे डायरेक्टर है who are liable to retire। कहने का तात्पर्य क्या है, किसी भी पब्लिक कंपनी में बेटा अगर 12 डायरेक्टर्स आ रहे हैं तो 12 में से कंपनी के कम से कम 8 डायरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए who are liable to retire। तो ये लायबल टू रिटायर होंगे। और इसी बात को अगर हम अदर वे राउंड करें, सर फिर बाकी के 4 डायरेक्टर्स कौन हो सकते हैं? बेटा ऐसे डायरेक्टर्स जो लायबल टू रिटायर नहीं है, मतलब आने वाली एजीएम में उन पर तलवार नहीं लटक रही होगी कि मेंबर शायद मेरे को रीअपॉइंट ना करे, मेरे को बदल दे, उन पर ये तलवार नहीं है। इनको लेमेन टर्म्स में, लॉ में वर्ड नहीं है, लेमेन टर्म्स में हम क्या कह देते हैं, कंपनी के परमानेंट डायरेक्टर। मतलब ये डायरेक्टर तो हमेशा कंपनी के पद पर रहेंगे अनलेस एंड अनटिल मेंबर किसी और सेक्शन में उसे लात मार कर निकाल दे, वो रिजाइन कर दे, बात अलग है। पर ये 4 डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन नहीं कहा जाएगा, हर एजीएम में इन पर तलवार नहीं लटकी होगी। और बेटा आपके हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी जी है, वो खुद को कौन से डायरेक्टर के पद पर अपॉइंट करवाते होंगे, लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन पर या परमानेंट पर? परमानेंट पर, क्योंकि वो ये नहीं चाहेंगे कि मेरी कंपनी में मैं बार बार मेंबर्स के आगे जाऊं और खुद को फिर से रीअपॉइंट होने के लिए मैं पेशी करूं कि जी मेरे को रीअपॉइंट कर दो, मेरे को मत हटाओ। तो वो ये नहीं चाहते, तो वो खुद को परमानेंट डायरेक्टर की तरह कंपनी में अपॉइंट करवाना चाहते होंगे। तो इसलिए ध्यान रखना बेटा, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 2/3 डायरेक्टर्स होने चाहिए लायबल टू रिटायर, बाकी सारे आपके परमानेंट डायरेक्टर्स हो सकते हैं। आई होप ये बात सबको समझ में आई हो। पहले तो बेटा ये बात लॉ से पढ़ते हैं, आएंगे अपनी कॉम्पैक्ट बुक पर। तो बेटा आज एक पब्लिक कंपनी पर जिस पर रोटेशन की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है, उसके पास है 2 चॉइस। पहली चॉइस क्या, या तो वो अपने आर्टिकल्स में लिख दे कि मेरे सारे के सारे डायरेक्टर्स आर लायबल टू रिटायर, बहुत बढ़िया। पर अगर उसने अपने आर्टिकल्स में ऐसा नहीं लिखा तो बेटा पब्लिक कंपनी के कम से कम 2/3, और 2/3 किसका देखना है, टीएनओडी। व्हाट डू यू मीन बाय टीएनओडी? टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। बेटा कंपनी में जितने भी डायरेक्टर हैं उसके कम से कम 2/3 डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं विच आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। और बेटा जो ये लायबल टू रिटायर बाय 2/3 डायरेक्टर्स हैं, इनका ध्यान रखना, ये वो वाले डायरेक्टर्स होते हैं जो कभी ना कभी जनरल मीटिंग में अपॉइंट किए गए थे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीवन। तो दीज वुड हैव बीन अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग। तो ध्यान रखना बेटा 2/3 डायरेक्टर्स आपके ऐसे होने चाहिए जो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन है, और बेटा वो अपॉइंट आपके किए जाते हैं जनरल मीटिंग में। यहां पर अगर छोटी सी करेक्शन हम कर लें लैंग्वेज में मोर क्लैरिटी के लिए, टू एनओडी शैल रिटायर को बेटा यहां पर एक एरो लगाकर लिखना, शैल बी लायबल टू रिटायर, शैल बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। मतलब ऐसे डायरेक्टर जो कभी ना कभी अपनी बारी आने पर रोटेट होते होते रिटायर करेंगे। इसमें से कितने रिटायर करेंगे अभी हमने ये नहीं सीखा, मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, ये 2/3 डायरेक्टर्स ऐसे डायरेक्टर है जो कभी ना कभी अपना ऑफिस करेंगे रिटायर। तो ये सीखना बाकी है, इसमें से एक्चुअली रिटायर कितने होंगे। तो दीज आर डायरेक्टर्स लायबल टू रिटायर। तो बेटा कंपनी में 2 चॉइस है, या तो सारे डायरेक्टर्स लिख दो कि लायबल टू रिटायर है, या कम से कम 2/3 डायरेक्टर्स ऐसे होंगे विच आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, अपॉइंट ये किए गए होंगे जनरल मीटिंग में। एंड टीएनओडी का मतलब है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। यहां पर अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा, नीचे आ रहे हैं कुछ नोट्स, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे पढ़ना है, आगे मत भागना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। बेटा पहले नोट ने यहां पर क्या कहा, पहले नोट ने कहा बेटा जो टीएनओडी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स किसी भी कंपनी में इस सेक्शन में देखे जाएंगे, टीएनओडी में आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को करना है एक्सक्लूड। मतलब टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की वर्किंग में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स काउंट नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इस सेक्शन में चलेंगे अलग। बिकॉज लास्ट की क्लास में हमने सीखा बेटा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का वैसी कंपनी में ऑफिस फिक्स रहता है, उसको मैक्सिमम 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, एक टर्म या दूसरी टर्म 5 साल के लिए, फिर ऑफिस वेकेट होता है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बारी आने वाली बात यहां पर नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर मैं आपसे एक सवाल बनाकर पूछूं, बेटा एक कंपनी है उसमें है टोटल 15 डायरेक्टर्स, 15 में से उसके लेट्स सपोज 3 डायरेक्टर्स है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर,
कंपनी के आर्टिकल्स में कुछ बताया नहीं गया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं जी, इस कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? रोटेशनल डायरेक्टर, मतलब जिनका ऑफिस कभी ना कभी रिटायर होगा, ऐसे कितने डायरेक्टर होने चाहिए? बेटा वर्किंग कैसे करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। टोटल डायरेक्टर निकालते वक्त 15 माइनस 3, दैट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आपको कंसिडर करना ही नहीं, तो बेटा टीएनओडी यहां पर हो गए 12। तो अब हम कहेंगे जी 12 में से कम ऐसे 2/3 दैट इज 8 डायरेक्टर्स होने चाहिए हु आर लायबल टू रिटायर। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। एक और सवाल, सर अगर कंपनी में होते लेट्स सपोज 17 डायरेक्टर, 17 में से 3 थे इंडिपेंडेंट, तो अब इस कंपनी में लायबल टू रिटायर कितने होंगे? तो बेटा यहां पर सबसे पहले तो हम निकालेंगे टीएनओडी। टीएनओडी दैट इज टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इस कंपनी में कितने हो गए? 14। 14 में से हम कहेंगे बेटा 2/3 डायरेक्टर्स ऐसे होंगे हुज ऑफिस इज लायबल टू रिटायर। और जब हम 14 का 2/3 कर रहे हैं, आंसर कितना आ रहा है बेटा? आंसर आपका आ रहा होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 14 2/3, जस्ट गिव मी अ सेकंड। बेटा 9.33, तो आंसर आपका आ रहा है 9.33। तो बेटा 14 का 2/3 करते ही आंसर आ गया 9.33। अब दिक्कत क्या आ गई बेटा? यहां पर हमें लायबल टू रिटायर चेक करने हैं 14 में से कितने होंगे, और अब दिक्कत यह आई हमारे पास आ गया फ्रैक्शन। बेटा राउंड ऑफ कैसे करें? मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात समझाई थी, अगर लॉ मेकर कहीं भी आपको राउंडिंग ऑफ का कोई तरीका ना बताएं, तो बेटा आप हमेशा राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे? हायर। दैट इज मैं क्या कहूंगा, 14 में से आपके 10 डायरेक्टर्स ऐसे होंगे हुज ऑफिस इज लायबल टू रिटायर। 4 डायरेक्टर्स आप ऐसे रख सकते हैं जो लायबल टू रिटायर नहीं होंगे, जो आपके हो सकते हैं परमानेंट। तो ध्यान रखना बेटा, आपको राउंडिंग ऑफ हमेशा कैसा करना है? हायर। फिर भी कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो यहां पर लॉ मेकर ने खुद से भी राउंडिंग ऑफ का एक तरीका बता दिया। और बेटा लास्ट नोट क्या कह रहा है कि जब आप ये 2/3 देखेंगे, आपको हमेशा हायर राउंडिंग ऑफ करनी है। बेटा अगर लॉ मेकर ने ये बात यहां पर ना भी लिखी होती, तब भी हम राउंडिंग ऑफ कैसी करते हैं? हमेशा हायर। फिर भी यहां पर लॉ मेकर ने क्लैरिफाई कर दिया कि जब भी आप 2/3 कैलकुलेट करेंगे, आप हमेशा हायर राउंडिंग ऑफ कर करके यहां पर देखेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ध्यान रखना बेटा, 14 में से हम कहेंगे 10 डायरेक्टर्स आपके ऐसे हो सकते हैं जो लायबल टू रिटायर है, 4 डायरेक्टर ऐसे हो सकते हैं जो परमानेंट है। और बेटा इसी बात को कहने का एक दूसरा तरीका क्या है? अगर 14 में से 9 डायरेक्टर्स में ऐसे पॉइंट कर देता जो लायबल टू रिटायर नहीं थे, और 5 डायरेक्टर्स ऐसे जो परमानेंट है, तो बेटा यहां पर हमारे पास इस चीज को ना जज करने का एक सिंपल सा तरीका क्या है? किसी भी कंपनी में बेटा जो रिटायरिंग डायरेक्टर होंगे, वो परमानेंट वालों का कम से कम 2 गुना होने चाहिए। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे कि अगर कंपनी में परमानेंट डायरेक्टर जो कभी लायबल टू रिटायर नहीं है 4 है, तो कम से कम 2 गुना, दैट इज कम से कम 8 या उससे ज्यादा डायरेक्टर ऐसे होने चाहिए जो लायबल टू रिटायर है। ऑन द अदर हैंड, अगर इस केस में हमारे पास 5 डायरेक्टर्स थे जो परमानेंट थे, उसका अगर 2 गुना देखें बेटा, 2 गुना कम से कम कितना होता है? 10। तो कहने को इसको हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं, हर कंपनी में या हर पब्लिक कंपनी में जब भी आप लायबल टू रिटायर एंड नॉट लायबल टू रिटायर, दैट इज जब भी आप रोटेशनल या नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स देखोगे, बेटा हर कंपनी में रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स का रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1। दैट इज रोटेशनल वाले डायरेक्टर नॉन रोटेशनल दैट इज परमानेंट डायरेक्टर्स के हमेशा 2 गुना होने चाहिए। तो कंपनी में ऐसे डायरेक्टर हमेशा 2 टाइम्स होंगे नॉर्मल डायरेक्टर से। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे कि 2:1 के रेशियो का यहां पर क्या मतलब है। तो ध्यान रखना बेटा, कंपनी में 2:1 का रेशियो मेंटेन होना चाहिए। और सर कब मेंटेन होना चाहिए? एजीएम के टाइम पर, अपॉइंटमेंट के टाइम पर, या हर समय? बेटा एवरी टाइम। दैट इज पब्लिक कंपनी में हर समय आपको इस रेशियो का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब हर पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर जो रोटेशनल वाले हैं वो हमेशा 2 गुना होंगे नॉन रोटेशनल डायरेक्टर के। ऑब्वियसली इस वर्किंग में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को साइड रखकर चेक कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को यहां पर हमने चेक नहीं किया, तो हमेशा जो आपके रोटेशनल डायरेक्टर होंगे वो नॉन रोटेशनल वाले के 2 गुना रहेंगे। 2:1 की रेशियो आपको हमेशा मेंटेन रखनी पड़ेगी, और ये चीज आपको हमेशा चेक करनी है। आई होप ये बात समझ में आ गई है। तो बड़ा सेक्शन जितना भी ये तक पढ़ा है उसका एक बार रिपीट कर लेते हैं। बेटा रोटेशनल डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट पब्लिक कंपनी पर एप्लीकेबल है, प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई नहीं करता। पब्लिक कंपनी पर जब ये एप्लीकेबल है, उसमें कुछ अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनीज उनकी सब्सिडरी एग्जम्प्ट है। अब जब पब्लिक कंपनीज पर ये लॉ एप्लीकेबल हुआ, पहली चॉइस उनके पास क्या थी? वो लिख देते जी मेरे सारे के सारे डायरेक्टर हर एजीएम में करेंगे रिटायर, बात खत्म। पर अगर आर्टिकल्स ऐसा कुछ ना बोले, देन बेटा हमें किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनी आपके जितने भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है, टीओडी देखते समय हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को करना होगा एक्सक्लूड। तो टोटल डायरेक्टर्स के मिनिमम 2/3 डायरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए हु आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, दैट इज वो होंगे आपके रोटेशनल डायरेक्टर। एंड बेटा 2/3 के लिए लॉ मेकर ने बता दिया, नहीं भी बताया होता तो राउंडिंग ऑफ हमेशा कैसे होगा? हायर। तो सर ये तो बात समझ में आ गई। चलो कि कंपनी में अगर 15 डायरेक्टर थे, 15 में से 3 इंडिपेंडेंट थे, टीएनओडी बन गए 12। 12 में से आपने कहा 8 डायरेक्टर्स ऐसे होंगे हु आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, दैट इज रोटेशनल। 4 डायरेक्टर्स हमारे परमानेंट हो सकते हैं। लेट्स सपोज हमारी कंपनी का कंपोजिशन ऐसा ही था,
इन 8 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते वक्त हमने कह दिया तो देखो भाई आप रोटेशनल की तरह अपॉइंट हो रहे हो, कभी ना कभी आप होगे रिटायर। और बेटा अब डायरेक्टर रिटायर कहां पर होगा? हमने कहा बेटा हर एजीएम में, जैसी ही कोई एजीएम आएगी डायरेक्टर्स होंगे रिटायर। लेट्स सपोज बेटा अब आ गए हमारी कंपनी की एजीएम, और अब इन 8 में से डायरेक्टर्स को करना है रिटायर। तो सर क्या 8 के 8 डायरेक्टर्स यहां पर रिटायर होंगे? नहीं। मैंने कहा बेटा दीज आर लायबल टू रिटायर। लॉ कहता है जी किसी भी एजीएम में कंपनी आपके जो रोटेशनल डायरेक्टर हैं उनमें से एक्चुअली रिटायर कितने होंगे? उन रोटेशनल का 1/3। दैट इज हाउ मेनी डायरेक्टर्स विल रिटायर है बेटा? उन रोटेशनल का 1/3। दैट इज जो आपने 2/3 डायरेक्टर्स निकाले थे उसका अब 1/3 आपको चेक करना होगा। कहने का तात्पर्य यहां पर क्या है? अगर मेरी कंपनी में टोटल 8 ऐसे डायरेक्टर थे हु आर लायबल टू रिटायर, आने वाली एजीएम में उसके 1/3 करेंगे यहां पर रिटायर। और सर 1/3 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 2.66। सर यहां पर राउंडिंग ऑफ कैसे करें? ध्यान रखना बेटा, लॉ मेकर कुछ ना बताते तो हम हायर कर देते, और यहां पर लॉ मेकर ने अब की बार 1/3 के राउंडिंग ऑफ का एक स्पेशल तरीका बता दिया, और उन्होंने कहा भाई अब की बार आपको राउंडिंग ऑफ कैसे करना है? नियरेस्ट। बेटा ये बहुत बारीक बारीक पॉइंट्स है, इनमें पेपर में गलतियां बच्चा कर जाता है। ध्यान रखना बेटा, जब आप 2/3 निकाल रहे थे तब राउंडिंग ऑफ हुआ था हायर, पर उसका जब आप ये 1/3 निकाल रहे हो तब आपको राउंडिंग ऑफ कैसे करना होगा? नियरेस्ट। नियरेस्ट का मतलब बेटा करंट एग्जांपल में हमारे 8 में से कितने डायरेक्टर्स कर जाएंगे रिटायर? 3। बाई चांस अगर हमारी कंपनी में 7 रोटेशनल होते उसका 1/3 करते तो आंसर आता 2.33। इन दैट केस में क्या कहता? 7 में से 2 डायरेक्टर्स करेंगे रिटायर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो। तो ध्यान रखना 2/3 में हायर राउंडिंग ऑफ होगा और 1/3 में आपको नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ करना रहेगा। और कोई भी नालायक ज्यादा दिमाग लगाते हुए कभी भी ऐसा सॉल्यूशन मत करना। मतलब अगर पेपर में सवाल आ गया एजीएम में एक्चुअली कितने डायरेक्टर रिटायर कर रहे हैं, तो बड़ा कभी भी शॉर्टकट मत अपनाना। दैट इज 12 का 2/3 और 1/3 आपने सीधा कर दिया, ये कभी भी आपको गलत आंसर प्रोवाइड कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि बेटा जब आप 12 का 2/3 करते हो आप सीधा उसका 1/3 नहीं कर सकते, बिकॉज 12 का 2/3 करने के बाद आपको पहले उसे हायर राउंडिंग ऑफ करना है, फिर 1/3 करके नियरेस्ट होता है। तो अगर आप सीधा 12 का 2/3 और 1/3 कर दोगे कभी ना कभी आपका आंसर गलत हो सकता है, बिकॉज बीच में आप वो राउंडिंग ऑफ वाला स्टेप स्किप कर जाते हो। तो शॉर्टकट मत लगाना, तभी इतना टाइम लगा रहा, वरना तो मैं भी सीधे सीधे बता देता 2/3 1/3। ये नहीं करना, आपको पहले 2/3 करना होगा, उसका हायर राउंडिंग ऑफ करना होगा, फिर उसका 1/3 करना होगा, उसका नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ करना होगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। इस तरीके से बेटा डायरेक्टर्स होंगे रिटायर। अब मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर रिलायंस का एग्जांपल ले रहे थे, हमारे टोटल 12 टीएनओडी थे इंडिपेंडेंट को हटाते हुए, 12 में से सर आपने कहा 8 डायरेक्टर मिनिमम ऐसे होने चाहिए जो कभी ना कभी रोटेशनल है, मैक्सिमम 4 डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो परमानेंट है। लेट्स सपोज हमने 8 डायरेक्टर ऐसे अपॉइंट किए। अब सर 8 में से आपने कहा जब एजीएम आएगी तो 8 के 1/3 कर जाएंगे रिटायर। 8 का हमने 1/3 कर देखा, आंसर आया 2.66। यहां पर नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ करा तो आंसर आ गया 3। अच्छा एक और सवाल जो आ सकता है, सर अगर बाई चांस हमारा आंसर आया होता 2.5 तो फिर सर नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ कैसे होती? 3 या 2। ध्यान रखना बेटा, आपका आंसर ना कभी 2.5 आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो 3 से डिवाइड करने पर या तो 0.33 आएगा या 0.67। इसलिए लॉ मेकर ने यहां पर कोई कंफ्यूजन छोड़ा ही नहीं, उन्होंने कहा जी सीधा आप नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ करना। अब सर 8 में से आप कह रहे हो कि अगर मेरे पास डायरेक्टर है D1 से लेकर D8 और ये D9 से लेकर तो चलो D12, ये तो हमारे थे परमानेंट डायरेक्टर, तो इन D1 टू D8 में अब 3 डायरेक्टर्स यहां पर होने वाले हैं रिटायर। सर 8 में से कौन से 3 रिटायर होंगे ये कैसे पता चले? बेटा बिना बुक में देखे अपने लॉजिक से बताना कि अगर कंपनी में टोटल D2 टू D8 डायरेक्टर है और अब हम इन 8 डायरेक्टर से कह रहे हैं देखिए डायरेक्टर अब एक एजीएम आने वाली है, आप में से कुछ डायरेक्टर्स यहां पर होने वाले हैं रिटायर, कौन से वो 3 डायरेक्टर्स होंगे? बेटा कैसे डिसाइड किया जाए? बेटा बेसिक लॉजिक क्या कहता है, जो भी डायरेक्टर्स लॉन्गेस्ट इन ऑफिस रहे थे उनको होना पड़ेगा रिटायर। मतलब 8 में से जो भी डायरेक्टर ज्यादा समय तक कंपनी में काम अभी कर चुका है वो यहां पर होगा रिटायर। फॉर एग्जांपल यहां पर बेटा जो D8 था वो सबसे पुराना डायरेक्टर था, तो ये तो पक्का पक्का हो जाएगा रिटायर। D7 और D6 ये बेटा लेट्स सपोज D8 को काम करते हुए यहां पर हो गए थे 4 साल, D7 और D6 को काम करते हो गए थे 3 साल, और बेटा D1 टू D5 इनको भी काम करते हुए लेट्स सपोज 1 ही साल हुआ है, तो इनके तो इनकी तो रिटायरमेंट की बात आएगी नहीं, ये तीनों डायरेक्टर्स कर जाएंगे रिटायर। पर ज्यादा बड़ी दिक्कत कहां आएगी? सर D8 को काम करते हुए 4 साल हुआ तो चलो एजीएम में वो रिटायर कर जाएगा, पर सर 3 साल काम करते हुए D7 D6 और D5 इन 3 डायरेक्टर्स को हुआ, बाकी डायरेक्टर्स तो नए नए थे उनकी बारी नहीं आ रही। दैट इज अब दिक्कत क्या होगी, ये तीनों डायरेक्टर्स कंपनी में एक ही समय आए थे। दैट इज हम क्या करें सबसे पुराना वाला पहले रिटायर करेगा कोई दिक्कत नहीं, पर अगर उनमें से कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो एक ही समय पर कंपनी में आए हो तो क्या होगा? तो बड़ा लॉ मेकर ने क्या रखा है, फिर अगर ये तीनों डायरेक्टर्स एक ही समय पर आए थे और इसमें से हमें 2 डायरेक्टर्स का चुनाव करना है, तो बड़ा डायरेक्टर्स आपस में अपनी सहमति बना ले,
आपस में एक एग्रीमेंट अराइज कर लें अपने एग्रीमेंट के हिसाब से। मतलब अगर आपस में ये एग्री कर जाए हंसी खेल से अपने आप यारी दोस्ती में कि चलो जी D7 और D6 रिटायर कर रहा है, D5 अभी रिटायर नहीं कर रहा, तो बहुत बढ़िया। मतलब इनमें अगर आपस में एक एग्रीमेंट बन जाए तो जो भी डायरेक्टर यहां पर चुन करके आएंगे वो होंगे रिटायर। पर सर अगर इनमें कोई एग्रीमेंट ना आए, जी मैं क्यों रिटायर करूं, मैं क्यों रिटायर करूं, तो बड़ा आपके हिसाब से फिर हम क्या करें? हमें 3 में से 2 डायरेक्टर्स यहां पर इलेक्ट करने हैं और आपस में उनकी सहमति बनने की रिटायर कौन होगा, तो सबसे इजी का रहेगा ड्रॉल ऑफ लॉट्स। आप तीनों की चिट्ठी बना के डालिए और चिट्स निकालिए, जिसका नंबर आएगा बेटा वो रिटायर कर जाएगा। सिंपल। लॉ में करने भी बेसिक लॉजिक्स का यहां पर ध्यान रखा। दैट इज बेटा वो 3 डायरेक्टर्स हमारे एग्जांपल में सेलेक्ट कैसे होंगे, दैट इज व्हिच डायरेक्टर्स टू रिटायर फर्स्ट। तो बेटा रिटायर बाय रोटेशन हु हैव बीन लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस। पर अगर वो सेम डे पर अपॉइंट हुए थे तो अगर वो आपस में एग्री करके डिसीजन अराइव कर ले बहुत बढ़िया। पर अगर वो ऐसा ना कर पाए फिर बेटा डिटरमाइंड बाय लॉट्स, फिर ड्रॉल ऑफ लॉट्स होगा, जिसकी भी चिट निकलेगी वो वाला डायरेक्टर यहां पर कर जाएगा रिटायर। तो ध्यान रखना इस तरीके से कंपनी में डायरेक्टर्स होंगे रिटायर। पूरी बात को अगर मैं फिर से समझ कर दूं, कंपनी में अगर 15 डायरेक्टर्स थे जिसमें से 3 थे इंडिपेंडेंट, तो यहां पर मेरा TNOD हुआ 12। उसमें से मिनिमम 8 डायरेक्टर्स ऐसे होंगे जो होंगे रोटेशनल, 4 रह सकते थे आपके परमानेंट। 8 में से आने वाली AGM में कितने डायरेक्टर्स रिटायर करेंगे? बेटा डायरेक्टर्स रिटायर करेंगे 1/3। 1/3 हमने निकाल कर देखा, हमारे एग्जांपल में आंसर आ गया 3। तो 8 में से 3 रिटायर होंगे। कैसे सिलेक्ट हो? जो या तो लॉन्गेस्ट इन ऑफिस थे या अगर सेम टाइम पर अपॉइंटेड थे तो आपस में एग्री कर लें। अगर एग्री नहीं कर पा रहे तो चिट्ठी निकाल लेंगे। तो लेट्स सपोज बेटा चिट्ठी निकालने के बाद हमने यहां पर D1 से लेकर D3 लेट्स प्रिज्यूम, तो D1 से D8 हमारे 8 डायरेक्टर थे, जिसमें से D1 टू D3 आज हमने करवा दिए रिटायर। अब सर जैसे ही ये डायरेक्टर्स रिटायर हुए एक बार के लिए इनका ऑफिस यहां पर वेकेट हो रहा है। और बेटा यहां पर डायरेक्टर्स के रिटायर होते हैं, दिक्कत क्या हुई? ये 3 डायरेक्टर्स के रिटायर होने के बाद मेरी कंपनी में TNOD, इंडिपेंडेंट को तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा, जो TNOD बचे बेटा वो कितने रह गए? 9 में से 4 तो हैं परमानेंट। और बेटा जो रोटेशनल वाले बचे वो कितने बच गए? बस 5। तो क्या मेरी 2:1 के रेशियो यहां पर मेंटेन हो रही है? नहीं। तो बेटा यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा डायरेक्टर रिटायर हो रहा है, क्या मुझे साथ ही साथ नए डायरेक्टर्स को रीअपॉइंट करवाना पड़ेगा? बिल्कुल। और बेटा रीअपॉइंटमेंट का तरीका क्या है? क्या मेंबर चाहें, बड़े ध्यान से इस बात को समझना, क्या बढ़िया लॉजिक बिल्डअप होगा। क्या मेंबर चाहें तो D1 टू D3 इनमें से किसी भी डायरेक्टर की जगह कोई नया डायरेक्टर ला सकते हैं। बिल्कुल। मेंबर कहेगा जी इन तीनों से बहुत काम करा लिया, बहुत एक्सपीरियंस है, मजा नहीं आया, अब इनकी जगह हम एक नया डायरेक्टर लाना चाहते हैं। तो बड़ा क्या एक नया डायरेक्टर उनकी जगह नियुक्त हो सकता है, हो तो सकता है, पर नया डायरेक्टर आएगा कैसे? हमारे पास क्या उसका कोई कैंडिडेचर आया पड़ा है कि वो डायरेक्टर बनना चाहता है? आया पड़ा है, सेक्शन 160 में आया होगा। तो ध्यान रखना बेटा, सेक्शन 160 में अगर किसी डायरेक्टर का कैंडिडेचर आ रखा था तो मेंबर उसे यहां पर करवा देंगे अपॉइंट। तो बेटा क्या मेंबर चाहें तो मेंबर यहीं पर इन्हीं डायरेक्टर को रीअपॉइंट भी कर सकते हैं। दैट इज क्या मेंबर चाहें तो रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह नया डायरेक्टर भी ला सकते हैं, यस। पर क्या मेंबर चाहें तो रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट भी कर सकते हैं, यस। एंड द लॉजिक इज जो यहां पर बिल्डअप हो रहा है, सर अगर ये डायरेक्टर जो रिटायरिंग है मेंबर इसी को रीअपॉइंट करना चाहते हैं तो क्या इन रिटायरिंग डायरेक्टर को भी अपना नोटिस ऑफ कैंडिडेचर देना चाहिए कि जी लो मेरा नोटिस ऑफ कैंडिडेचर कर लो, मैं भी आपकी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूं? ऑब्वियसली नहीं बेटा। क्या इसे नोटिस ऑफ कैंडिडेचर की कोई रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी में काम करता हुआ आ रहा था, कंपनी इसको अच्छे से जानती है। तो इसे खुद से आकर नोटिस ऑफ कैंडिडेचर क्या या 1 लाख रुपए का डिपॉजिट क्या ये प्रोवाइड करने की आवश्यकता होगी? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए बेटा सेक्शन 160 में हमारी एक ही बात पेंडिंग थी। आई होप वो बात आप आज समझ पाओगे कि सेक्शन 160 की रिक्वायरमेंट एक ऐसे डायरेक्टर पर एप्लीकेबल नहीं है विच इज रिटायरिंग बाय रोटेशन। दैट इज आज अगर कोई डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन हो रहा था और वो रीअपॉइंट होने के लिए इच्छुक है तो उसे नोटिस ऑफ कैंडिडेचर या डिपॉजिट की आवश्यकता नहीं है। आई होप आप इसका लॉजिक समझ गए होंगे और इसीलिए पॉइंट मुझे यहां पर रखना पड़ा था पेंडिंग। तो बड़ा इस तरीके से जब भी आपका कोई डायरेक्टर रिटायर करेगा तो उसकी जगह आप नया डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। दैट इज भाई हु शैल फिल द वैकेंसी। तो जो ये रिटायरिंग डायरेक्टर आज रिटायर करके गए हैं, तो बड़ा आप चाहें तो रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट कर लीजिए या आप चाहें तो उसकी जगह किसी और पर्सन को अपॉइंट कर लीजिए। 2 चॉइस आपके पास है। पर बड़ा यहां पर लॉ मेकर ने तीसरी चॉइस और दी है, फर्दर मीटिंग में रिजॉल्व नॉट टू फिल द वैकेंसी। मतलब पब्लिक कंपनी अगर चाहे वो उस मीटिंग में या एजीएम में क्या कह सकती है, जी मैं रिटायरिंग डायरेक्टर को ना तो रीअपॉइंट कर रही हूं ना ही उसकी जगह नया डायरेक्टर अपॉइंट कर रही हूं, क्योंकि उन्हें अपॉइंट करे बिना भी मेरा काम चल रहा है। अगर बेटा आपको एक बात समझ में आनी है, एक बार वीडियो यहां पर पॉज करके दिमाग जरूर लगाना कि ऐसा कौन सा केस हो सकता है कि कंपनी का डायरेक्टर रिटायर कर रहा है, हम उसकी जगह ना तो नया डायरेक्टर ला रहे ना उसी को रीअपॉइंट कर रहे, फिर भी कंपनी कह रही है मेरा काम चल रहा है, मेरा काम चल रहा है, मतलब मेरी 2:1 के रेशियो फिर भी मेंटेन्ड है। ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा वीडियो पॉज करके इसको सोचिएगा जरूर, मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूं। लेट्स सपोज बेटा कंपनी में थे टोटल 12 डायरेक्टर्स, मैं इंडिपेंडेंट की तो बात ही नहीं कर रहा।
12 में से बेटा हमने क्या कहा, मिनिमम 8 डायरेक्टर ऐसे होने चाहिए जो रोटेशनल है, पर क्या कंपनी चाहे तो 8 से ज्यादा भी अपॉइंट कर सकती है? यस। तो लेट्स सपोज बेटा कंपनी ने 10 डायरेक्टर्स ऐसे अपॉइंट कर दिए थे जो थे रोटेशनल, लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, और इस कंपनी में सिर्फ 2 ही डायरेक्टर्स थे परमानेंट। अब सर अगर 10 डायरेक्टर्स रोटेशनल थे, आने वाली मीटिंग में 10 का 1/3 यहां पर आने वाली मीटिंग में 10 का 1/3 करेगा रिटायर। 10 का 1/3 करा तो आया कितना? 3.33। यहां पर 1/3 के लिए हमने क्या करा? नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ दैट इज 3। 10 में से अगर 3 डायरेक्टर रिटायर कर गए तब भी मेरे पास बेटा रोटेशनल डायरेक्टर कितने बच गए? 7। परमानेंट वाले कितने हैं? 2। और बेटा क्या ये 2 के ट्वाइस से ज्यादा है? यस। दैट इज अगर इस केस में कंपनी 3 को रीअपॉइंट ना करे, 9 की जगह कोई नया लाए और इनका पद खाली छोड़ दे, तब भी क्या कंपनी का काम 2:1 की रेशियो में चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। तो कंपनी के पास एजीएम में डायरेक्टर के रिटायर करने के बाद 3 चॉइस होती हैं। अगर डायरेक्टर के जाने के बाद भी मेरा काम चल रहा था, मैं उसकी वैकेंसी फिल नहीं करूंगा, पर अगर मेरा काम नहीं चल रहा था तो मैं उसी को रीअपॉइंट कर सकता हूं, या उसकी जगह कोई नया डायरेक्टर ही बुला पाऊंगा। नए डायरेक्टर के लिए कैंडिडेचर आया होगा, उसी को रीअपॉइंट कर रहे हैं, तो नोटिस ऑफ कैंडिडेचर देने की आवश्यकता नहीं है। आई होप ये बात सबको क्लियर हो। चलिए तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट आपका सेक्शन 152। पर अब दिक्कत क्या है भाई, हमारी एजीएम आई, 8 ही डायरेक्टर्स हमारे लायबल टू रिटायर थे, 8 में से 3 डायरेक्टर्स रिटायर कर गए। कायदे से हमें इसकी जगह नया डायरेक्टर लाना चाहिए था, या इसी को रीअपॉइंट करना चाहिए था, या साफ साफ बताना चाहिए था कि जी हमारे केस में हम वैकेंसी फिल ही नहीं करना चाह रहे। पर लेट्स सपोज बेटा एजीएम में इस चीज के ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ, मतलब डायरेक्टर तो रिटायर हो गए, पर हमने मीटिंग में बताया ही नहीं कि जी हम उसकी जगह नया लाना चाहते हैं, उसी को रीअपॉइंट कराना चाह रहे हैं, या वैकेंसी फिल नहीं करना चाह रहे। हमने ऐसा कुछ मीटिंग में डिस्कशन ही नहीं किया, तो मीटिंग में पॉइंट ही डिस्कस होना रह गया। अब बेटा आ जाएगी दिक्कत, बिकॉज ये पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया। अगर ये पॉइंट हम डिस्कस ना करें तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो बेटा यहां पर लॉ में करने का है, अगर इस मीटिंग में इन तीनों में से कोई बात डिस्कस हुई नहीं तो मीटिंग को ऑटोमेटिकली एडजर्न मान लेंगे अगले हफ्ते सेम टाइम एंड प्लेस। दैट इज भाई उस मीटिंग को एडजर्न मान लिया जाएगा। दैट इज इफ द वैकेंसी इज नॉट सो फिल्ड और इट इज नॉट रिजॉल्व नॉट टू फिल द वैकेंसी, मीटिंग स्टैंड्स एडजर्न टू द नेक्स्ट वीक। तो बेटा अगले हफ्ते के लिए आप उस मीटिंग को मान लेते हैं एडजर्न। तो ध्यान रखना बेटा अगले हफ्ते के लिए एडजर्न मानेंगे, और अगले हफ्ते कहां पर एडजर्न मानेंगे? सेम डेट टाइम एंड प्लेस। तो बेटा अगले हफ्ते सेम डेट टाइम एंड प्लेस पर, फॉर एग्जांपल अगले हफ्ते का आज का अगर वेडनेसडे था तो अगले हफ्ते का वेडनेसडे सेम टाइम एंड प्लेस पर मीटिंग को एडजर्न मानेंगे। बस ध्यान रखना अगर बाई चांस वो दिन नेशनल हॉलीडे है तो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे, उस दिन के लिए आप उसे एडजर्न मान लेते हैं। तो ध्यान रखना अगले हफ्ते इस तरीके से मीटिंग एडजर्न मानी जाएगी। सर अगले हफ्ते मीटिंग एडजर्न होगी तो उस मीटिंग में हमारे पास क्या चॉइस होगी? फिर से 3 चॉइस है। या तो आप उस मीटिंग में बोल दो हम डायरेक्टर को कि वैकेंसी को फिल ही नहीं कर रहे, हमारा काम चल रहा है, या आप उसकी जगह नया डायरेक्टर ले आओ, या एटलीस्ट उसको रीअपॉइंट करो, तीनों में से कोई काम करो। पर बेटा अगर एडजर्न मीटिंग में भी हमने तीनों में से कोई बात बताई ही नहीं तो क्या होगा? बेटा अगर आप एडजर्न मीटिंग में भी तीनों में से कोई भी बात नहीं बोलोगे और कंपनी के लेट्स सपोज रेशियो भी यहां पर बिगड़ रही है, तो क्या होना चाहिए? बेटा अपने लॉजिक से अगर हम कहें जो हमारे रिटायरिंग डायरेक्टर हैं क्या उसको ऑटोमेटिकली हमें रीअपॉइंटेड मान लेना चाहिए? डेफिनेटली यस। और बड़ा यही लॉजिक लॉ मेकर ने भी बिल्ड किया। क्या कहा उन्होंने? इफ वैकेंसी इज नॉट सो फिल्ड और इज नॉट रिजॉल्व नॉट टू फिल द वैकेंसी एट एडजर्न्ड मीटिंग एज वेल, तो अगर आपने एडजर्न्ड मीटिंग में भी इनमें से कुछ नहीं किया, देन द रिटायरिंग डायरेक्टर शैल स्टैंड ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड। तो बेटा आप रिटायरिंग डायरेक्टर को ही ऑटोमेटिकली यहां पर रीअपॉइंटेड मान लेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ध्यान रखना रिटायरिंग डायरेक्टर को यहां पर ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड मान लिया जाएगा। इस बात की कुछ एक्सेप्शंस है, इसको हम बाद में समझेंगे, बट आई होप यहां तक सारी बातें सबको क्लियर है। तो अगर 152 को फिर से हम ब्रश अप कर लें, बेटा 152 में सबसे पहले बात आई थी फर्स्ट डायरेक्टर्स के लिए, जो हमारे आर्टिकल्स के जरिए अपॉइंट होंगे, वरना सब्सक्राइबर को मान लिया जाएगा। वो अपना ऑफिस होल्ड करते हैं जब तक मेंबर्स अपॉइंट ना कर दें। अब मेंबर जैसे ही अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को, उस केस में पब्लिक कंपनी को कहा गया, पब्लिक कंपनी आप एक चीज का ध्यान रखना, आप या तो कह दो आपके सारे डायरेक्टर्स आर लायबल टू रिटायर, अगर आप नहीं कहोगे तो आपके कम से कम 2/3 डायरेक्टर होने चाहिए रोटेशनल। तो टोटल के 2/3 टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स देखते समय हम वहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को काउंट या कंसीडर करते ही नहीं है, वो तो अलग चलता है, वो यहां पर कंसीडर ही नहीं हो रहा। तो टोटल के 2/3 डायरेक्टर आर लायबल टू रिटायर। 2/3 के केस में राउंडिंग ऑफ कैसा होगा? हमेशा हायर। और इनमें से आने वाली हर एजीएम में कुछ डायरेक्टर्स करेंगे रिटायर, कितने? 1/3। यहां पर राउंडिंग ऑफ कैसा होगा? नियरेस्ट। तो बेटा यहां आप नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ करेंगे, एंड जैसे ही डायरेक्टर रिटायर कर जाएंगे आपके पास आ रही है 3 चॉइस, या तो आप साफ साफ बोल दो आपको वैकेंसी फिल ही नहीं करनी,
या आप इनकी जगह नए डायरेक्टर को अपॉइंट करो जिसके लिए 160 का कैंडिडेचर आया होगा, या आप इन्हीं को रीअपॉइंट करो, इन्हें कैंडिडेचर देने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आपने मीटिंग में से तीनों में से कुछ कहा ही नहीं, मीटिंग को अगले हफ्ते के लिए एडजर्न किया जाएगा, सेम टाइम एंड प्लेस, नेशनल हॉलिडे है तो अगले दिन के लिए, और अगर उस मीटिंग में भी तीनों में से आपने कोई बात बोली ही नहीं, तो ऐसे केस में जो भी आपके रिटायरिंग डायरेक्टर होंगे उनको ऑटोमेटिकली यहां पर रीअपॉइंटेड मान लिया जाता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीवन। तो ध्यान बेटा, रिटायरिंग वाले को ऑटोमेटिकली यहां पर मान लेंगे रीअपॉइंटेड। कुछ भी आगे पढ़े या आगे जाए उससे पहले आप मेरे को 1 मिनट दीजिएगा। तो बेटा, जितना भी ये डिस्कशन हुआ है मैं आपकी स्क्रीन पर इसकी एक सिंप्लीफाइड नोटिंग दिखाने जा रहा हूं। आप स्क्रीन को पॉज करके इसे नोट कर सकते हो अगर आपको रिक्वायर्ड लगे। तो आई एम गोइंग टू शो यू द नोटिंग ऑफ एंटायर डिस्कशन। आप इसे नोट डाउन कर सकते हो अपने किसी भी नोटबुक में या किसी भी ब्लैंक पेज पर यहां पर चिपका लेना, आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो। तो ये नोटिंग आप चाहो तो कर सकते हो जिसमें सारा डिस्कशन आपका समाप्त है। मैं नोटिंग दिखाता जाऊंगा, आप स्क्रीन पॉज करते जाना और ये नोटिंग करते जाना। मैं आपके लिए स्क्रीन लगा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कर करके नोटिंग करते जाइएगा ताकि हमारा समय भी यहां पर बच पाए। चलिए, आई होप ये नोट किया हुआ आपने। जितना भी डिस्कशन है बेटा वो सारा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में यहां पर रिटर्न है। चलिए, आई होप ये भी नोट किया बेटा। अगली स्क्रीन लगा रहा हूं मैं। चलिए जी, ये भी लिखिए। एंड लास्ट में आ रहे हैं आपके नोट। नोट नंबर 1 हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ये रेशियो 2:1 की हर समय मेंटेन होनी चाहिए। ये जो लास्ट नोट है बेटा लिख लीजिए, इसको समझ हम लेंगे। चलिए, आई होप आपने वीडियो पॉज करके सब नोटिंग कर ली होगी। समझते हैं बेटा ये लास्ट नोट क्या कहना चाह रहा है। बेटा, जब हमने कहा कि इस सेक्शन में हम टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं तो टीएनओडी निकालते समय हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को कर देते हैं एक्सक्लूड। अब इसी में एक एक्स्ट्रा बात और आ रही है कि सर जब हम टीएनओडी की कैलकुलेशन देखते हैं ना, तो कंपनी में कभी कभी एक डायरेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है डिटेल में हम सेक्शन 161 में सीखेंगे, वहां पर इसका टॉपिक आएगा। पर एज द नेम सजेस्ट, पहले भी हमने डिस्कशन किया था, नॉमिनी डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर होता है जिसको कंपनी के बोर्ड पर कोई और इंसान नॉमिनेट करके अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपॉइंट करता है। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने किसी क्रेडिटर से बहुत बड़ी बोरोइंग करी थी, तो क्रेडिटर ने कुछ टाइम के लिए अपना एक डायरेक्टर कंपनी के बोर्ड पर नियुक्त कर दिया। कंपनी को गवर्नमेंट का कुछ पैसा चुकाना था, गवर्नमेंट ने अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखने के लिए एक डायरेक्टर नियुक्त कर दिया। तो बड़ा नॉमिनी डायरेक्टर बोर्ड पर अपॉइंट होता है किसी का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सर कंपनी के बोर्ड पर नॉमिनी डायरेक्टर आएगा, ये बात कहां से निकल करके आती है? तो बड़ा सेक्शन 161 से आती है। और सेक्शन 161 कहता है किसी भी कंपनी के बोर्ड पर जब नॉमिनी डायरेक्टर आता है, नॉमिनी डायरेक्टर दो तरीकों से आ सकता है। या तो बड़ा नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किया होगा किसी और लॉ के परसुएंस में। किसी और लॉ के परसुएंस में मतलब आज लेट्स सपोज बेटा कंपनी ने एलआईसी से कुछ पैसा मांगा और एलआईसी एक्ट कह रहा है कि एलआईसी किसी को भी इतने से बड़ा अमाउंट देने से पहले आप उसके बोर्ड पर अपना एक नॉमिनी डायरेक्टर नियुक्त करना। मतलब किसी कानून के प्रावधान की वजह से आज कंपनी के बोर्ड पर एक नॉमिनी डायरेक्टर आ गया। तो अगर कोई दूसरा लॉ स्पेसिफिकली कहकर कंपनी के बोर्ड पर एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है, तो ऐसे केस में वो अदर लॉ हमेशा सर्वोपरि होगा। और उस केस में अगर नॉमिनी डायरेक्टर आता है, उसको आप टीएनओडी की वर्किंग में कंसिडर ही नहीं करते। सर कंसिडर नहीं करते इसका मतलब अगर मैं कहूं कंपनी के बोर्ड पर टोटल 16 डायरेक्टर्स थे, 16 में से 3 डायरेक्टर्स थे इंडिपेंडेंट और एक यहां पर आ रहा था नॉमिनी डायरेक्टर, जिसको एलआईसी ने या किसी बैंक ने या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने दूसरे किसी कानून के तहत अपॉइंट किया था, तो हम क्या कहेंगे कि जी कंपनी के सेक्शन 152 के लिए टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने? 16 - 3 - 1, दैट इज टोटल 12 डायरेक्टर। फिर उसका वो 2/3 1/3 कर हम देखते हैं। मतलब अगर नॉमिनी डायरेक्टर कंपनी के बोर्ड पर किसी कानून के वजह से अपॉइंट हुआ है, तो वो तो हमारी टीएनओडी की वर्किंग से पहले ही स्टेप पर बाहर हो जाता है। पर बेटा कभी कभी ना कोई कानून नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए स्पेसिफिकली नहीं बोलता, पर कंपनी जब बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट साइन करती है, बैंकर उस एग्रीमेंट में लिख देता है कि जी मेरा एक डायरेक्टर आपके बोर्ड पर आएगा तभी मैं आपको लोन प्रोवाइड करूंगा।
तो यहां पर जो नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है वो किसी लॉ की वजह से नहीं, वो किसी एग्रीमेंट की वजह से अपॉइंट होता है। तो यहां पर बेटा कंपनीज एक्ट ज्यादा पावरफुल होगा। और क्या ऐसे डायरेक्टर को आपको टीएनओडी की वर्किंग में काउंट करना है? बिल्कुल। मतलब अगर इसी एग्जांपल में मैं कह देता जो नॉमिनी डायरेक्टर था वो एक्ट की वजह से नहीं आया था, वो एक एग्रीमेंट के तहत किया गया था किसी के द्वारा अपॉइंट। तो बेटा अगर एग्रीमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया था फिर मैं क्या कहूंगा कि सेक्शन के लिए मेरा टीएनओडी होगा 13 डायरेक्टर। और फिर मैं 13 में से कहूंगा कि मिनिमम 2/3 डायरेक्टर ऐसे होंगे हु आर लायबल टू रिटायर, मैक्सिमम 1/3 डायरेक्टर ऐसे हो सकते हैं जो रोटेशनल नहीं है। एंड एक जो इंटरेस्टिंग बात है सर, क्योंकि यहां पर ये एक नॉमिनी डायरेक्टर 13 की वर्किंग में काउंट हो रहा है, तो इस एक डायरेक्टर को बाद में मैं कहां कंसीडर करूं, रोटेशनल वाले में या नॉन रोटेशनल में? ऑब्वियसली बेटा नॉन रोटेशनल में। उसका कारण क्या बेटा, एक तो ये अपॉइंट किया गया एग्रीमेंट के थ्रू, तो ये कल को अपना ऑफिस भी वेकेट करेगा उस एग्रीमेंट के टर्म्स के तहत। और दूसरा क्योंकि ये जनरल मीटिंग में अपॉइंट हो ही नहीं रहा, तो इसलिए ये 2/3 में वैसे भी नहीं आएगा। बिकॉज 2/3 डायरेक्टर्स जो रोटेशनल होते हैं बेटा, ये वो वाले होते हैं जिनको कभी ना कभी जनरल मीटिंग, किसी भी जनरल मीटिंग में अटेंड किया गया हो। ये बात हमने अभी समझी थी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसलिए ये नोटिंग भी आपने कर ली होगी कि बेटा नॉमिनी डायरेक्टर्स को आपको इस सेक्शन में कैसे कंसीडर करना है। और सेम बात आपकी कॉम्पैक्ट में भी लिखी हुई है नोट नंबर 2 एंड नोट नंबर 3 में कि जी नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटेड पर्सुएंट टू अ लॉ इज नॉट काउंटेड इन टीएनओडी, बट नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटेड इन पर्सुएंट टू एन एग्रीमेंट, उसको आप यहां पर कर लेते हैं कंसीडर। आई होप ये सारी डिस्कशन बेटा सबको क्लियर है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे कॉर्पोरेट लॉ का, एंड इस पर पेपर में चांसेस आने के मतलब संभावना बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि यहां पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बढ़िया बनता है, एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत जबरदस्त बनते हैं, प्रैक्टिस भी हम कर लेंगे, बट दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दिस एंटायर सेक्शन इज क्लियर टू एवरीवन। बस आ रही है बेटा सेक्शन 152 की अब लास्ट बात। तो 152 में बेटा हमने क्या सीखा, कंपनी में 12 डायरेक्टर्स अगर थे, उसमें से 8 डायरेक्टर ऐसे होंगे हु आर लायबल टू रिटायर, उसमें से फिर 3 डायरेक्टर्स हर एजीएम में करेंगे रिटायर। एजीएम में इन्हीं को रीअपॉइंट कर सकते हैं, इनकी जगह नए ला सकते हैं या अपॉइंट ही ना करें, कुछ नहीं बताया तो मीटिंग एडजर्न होगी। एडजर्न मीटिंग में भी अगर कुछ नहीं हुआ तो जो रिटायरिंग वाले हैं उन्हीं को हम रीअपॉइंटेड ऑटोमेटिकली मान लेते हैं। पर बेटा इस बात की आती है कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस। कब कब ऐसा होगा कि हमारा जो डायरेक्टर रिटायर हो रहा है उसको ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड नहीं मानेंगे। मतलब लेट्स प्रिज्यूम हमारे D1 टू D3 यहां पर हो गए थे रिटायर, जिसमें से D1 D2 ये रीअपॉइंट मान लिए गए ऑटोमेटिकली, पर D3 एक डायरेक्टर है वो कब कब लेट्स सपोज ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड नहीं माना जा रहा, तो बेटा उसकी आती है कुछ एक्सेप्शन। बेटा उसकी एक्सेप्शंस क्या क्या हो सकती है? अगर बेटा D3 नहीं बोल दिया होगा मेरे को आपकी कंपनी में आगे काम करना ही नहीं, काम इतना कराते हो रेम्यूनरेशन देते नहीं हो, तो मैं आगे एजीएम में रिटायर हूं, उसके बाद जी टाटा बाय बाय, मेरे को रीअपॉइंट मत करवाइएगा। तो अगर वो स्पेसिफिकली अपनी अनविलिंगनेस का नोटिस दे गया कि जी मैं आपका डायरेक्टर बनना नहीं चाहता, तो बेटा क्या उसको ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड मानेंगे? नहीं। अगर बेटा बाई चांस सपोज जिस समय वो रिटायर हुआ उसके बाद वो डायरेक्टर है डिस्क्वालीफाइड, क्या उसे ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड माना जाना चाहिए? नहीं। तो बेटा ऐसी कुछ एक्सेप्शंस यहां पर आ रही है कि कब आप एक रिटायरिंग डायरेक्टर को ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड नहीं मानते, कब कब नहीं मानेंगे बेटा। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं, रिजोल्यूशन फॉर हिज अपॉइंटमेंट वाज लॉस्ट। इस बात का क्या मतलब है कि बेटा या तो ओरिजिनल एजीएम में या एडजर्न एजीएम में हमने मेंबर के आगे एक बार D3 को रीअपॉइंट करने की बात रखी थी, पर मेंबर ने पास किया ही नहीं ओआर, उन्होंने ओआर कर दिया फेल। दैट इज जब वोटिंग हुई मेंबर ने उनको अपॉइंट करने से मना कर दिया, रिजोल्यूशन इज लॉस्ट का क्या मतलब है, इनकी अपॉइंटमेंट के लिए जो ओआर आना चाहिए था वो आया ही नहीं, मेंबर इन्हें रिजेक्ट कर चुके हैं। तो क्या कंपनी ये स्मार्टनेस दिखाकर पीछे वाले रास्ते से कह सकती है कि जी नहीं मैं इसी को रीअपॉइंटेड मान लूंगी? द आंसर इज नो। तो अगर इनका रिजोल्यूशन मीटिंग के आगे पेश हुआ था पर मेंबर ने रीअपॉइंट करने से मना कर दिया तो ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड नहीं माने जाएंगे। या बेटा वो खुद ही अनविलिंग है, वो कह रहे जी मेरे को काम नहीं करना, तो नहीं माने जाएंगे। या वो डिस्क्वालीफाइड है, ऐसे केस में भी ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड नहीं मानेंगे। इसके बाद आ रहे बेटा 2 पॉइंट्स, इनको ध्यान से समझना। उनके केस में या तो 162 एप्लीकेबल है, ये क्या है हम समझेंगे। पहले मैं लास्ट पॉइंट पर आ रहा हूं। लास्ट पॉइंट क्या कह रहे भाई, OR and SR is required for his appointment as per the provision of this act। मतलब ये पॉइंट क्या कह रहा है भाई कि उन डायरेक्टर को हम ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड नहीं मानेंगे अगर उनकी अपॉइंटमेंट के लिए कानून के किसी प्रावधान में OR या SR की रिक्वायरमेंट थी। बेटा ये बात है बिल्कुल एब्सर्ड। ये होता है रूल ऑफ कॉमन सेंस, जहां पर लॉ मेकर सीधे सीधे कर रहे हैं गलती। फिर गलती कैसे? लॉ कह रहे हैं जी हम D3 को ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड मान तो लेते, पर अगर लॉ के किसी प्रावधान में उनकी अपॉइंटमेंट के लिए स्पेसिफिक OR या SR चाहिए तो ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड नहीं मानेगा। दिक्कत क्या बेटा, हर डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए लॉ में कहीं ना कहीं OR या SR रिक्वायर्ड है। और ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट का मतलब क्या है, बिना मेंबर के रिजोल्यूशन के आप उसे रीअपॉइंटेड मान रहे हैं। और ये पॉइंट क्या कह रहे हैं, बिना मेंबर के रिजोल्यूशन के लिए उसे ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड तब मानेंगे जब मेंबर का रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड था। तो ये बात एकदम एब्सर्ड है।
प्रैक्टिकली ये बात फॉलो नहीं होती है, बस एग्जामिनेशन स्टैंड पॉइंट के लिए आप इस पॉइंट को रख सकते हो, प्रैक्टिकली इस पॉइंट का बेटा कोई भी लॉजिक नहीं है। बिकॉज जो भी आपका डायरेक्टर आज रिटायर हो रहा है वो एज मेंबर द्वारा जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ था, तो उसकी अपॉइंटमेंट के लिए ओआर या एसआर वैसे ही रिक्वायर्ड था। तो हम यही तो सीख रहे हैं कि बिना मेंबर के ओआर के भी हम एक डायरेक्टर को रीअपॉइंटेड मान रहे हैं और वो अपॉइंट कर रहे हैं जी ओआर चाहिए, तो बेटा ये वाला पॉइंट एब्सर्ड है, प्रैक्टिकली फॉलो नहीं होता। तो ये आप बस एग्जाम के लिए ध्यान रख लेना, प्रैक्टिकली इस पॉइंट का लॉजिक नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट बस यहां पर क्या कह रहे हैं, अगर उनके केस में 162 एप्लीकेबल है तब भी आप उन्हें ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड मत मानना। एंड सर ये 162 क्या बेटा, 162 आपका डील करता है सिंगल रिजोल्यूशन। इसका बहुत बारीक सा रेफरेंस आपके सीए इंटर के लॉ में आया था, जब हमने सीए इंटर लॉ पढ़ा था, वहां पर हम एक सेक्शन पढ़ते थे 114 ओआर एंड एसआर का। वहां पर बेटा मैंने आपको एक बात समझाई थी कि आज अगर कोई भी मीटिंग आती है, क्या मीटिंग में हम मल्टीपल डायरेक्टर्स को एक सिंगल रेजोल्यूशन से अपॉइंट कर सकते हैं? समझते हैं बेटा। तो लेट्स सपोज बेटा आज हमारी कंपनी के अंदर D1, D2, D3 ये 3 डायरेक्टर्स रिटायर हो रहे थे। D1 को हमने रीअपॉइंट कर दिया, उनकी जगह नया डायरेक्टर आ गया। पर आज D2 और D3 को हमें मेंबर से करवाना था अपॉइंट, और मीटिंग में हमने क्या चालाकी दिखाई, हमने मेंबर्स के आगे रखी एक चॉइस कि जी कितने मेंबर चाहते हैं कि D2 एंड D3 हमारी कंपनी में अपॉइंट हो जाएं और कितने चाहते हैं नहीं। अब बेटा जो D2 है, लेट्स सपोज D2 थे श्री रतन टाटा जी, दैट इज D2 में आ रहे थे श्री रतन टाटा जी, एंड बेटा D3 थे लेट्स सपोज विजय माल्या। और हमने मेंबर से क्या कहा, कितने मेंबर चाहते हैं D2 एंड D3 को हमारी कंपनी में डायरेक्टर के पद पर अपॉइंट करा जाए, कृपया अपना हैंड रेज करके बताएं। अब बेटा दिक्कत क्या है, यहां पर मेंबर फंस गए। हम दोनों डायरेक्टर को अपॉइंट करवाने के लिए ना अलग अलग रिजोल्यूशन ना पास कराकर एक सिंगल रिजोल्यूशन पास कर रहे थे, तो बेटा ऐसे केस में भी ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट नहीं होगा, क्योंकि क्या किसी भी कंपनी को ये करना अलाउड है? द आंसर इज नो। ये बात आपकी लिखी है सेक्शन 162 में। आज ये बेटा सेक्शन 162, आई होप दिक्कत आप समझ गए होंगे सिंगल रेजोल्यूशन से दिक्कत क्या है। तो इसने क्या कहा, 2 और मोर डायरेक्टर शैल नॉट बी अपॉइंटेड बाय अ सिंगल रेजोल्यूशन। तो बेटा 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर को आप सिंगल रेजोल्यूशन से अपॉइंट नहीं करेंगे। पर एक चीज बताओ, अगर इनकी वोटिंग करवाने से पहले मैं मीटिंग में पूछ लेता, देखो भाई D2 एंड D3 को अपॉइंट करवाना है, वैसे हमें अलग अलग वोटिंग करवानी बनती है, पर अगर आप सबकी सहमति हो तो क्या एक सिंगल रेजोल्यूशन पास करवाकर वोटिंग करा ले, समय बच जाएगा। तो अगर इस पर किसी भी मेंबर का कोई ऑब्जेक्शन आया ही नहीं, मेंबर कह रहे जी ठीक है कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो क्या फिर वोटिंग हो पाएगी? यस सर। क्या हर मेंबर का कंसेंट आना जरूरी है? लॉ ने ये नहीं कहा। लॉ ने कहा है किसी भी मेंबर का ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए, मतलब 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर को आप सिंगल रेजोल्यूशन से अपॉइंट मत करवाना अनलेस अप्रूव्ड विदाउट एनी वोट बीइंग कास्ट अगेंस्ट इट। मतलब अगर किसी भी मेंबर ने इसके अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन रेज किया ही नहीं, तब आप सिंगल रेजोल्यूशन पास करवा सकते हो, वरना सिंगल रेजोल्यूशन पर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करवाना अलाउड नहीं है। अगर आपने फिर भी अपॉइंट कर दिया तो बड़ा वो अपॉइंटमेंट आपका होता है वॉइड। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई हो। बाकी यहां पर एक प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी की एग्जाम्पशन प्रैक्टिकली आती है, पेपर के लिए रेलेवेंट नहीं है, इसलिए आप बस इतना ध्यान रखना, सिंगल रेजोल्यूशन से डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना इस तरीके से अलाउड नहीं होता। अपॉइंट करने से पहले आपको मीटिंग में पूछना पड़ेगा। अगर किसी भी एक भी मेंबर का ऑब्जेक्शन आ गया फिर तो आप ये कर ही नहीं सकते। तो इसलिए इस केस में बेटा डायरेक्टर्स को ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड नहीं माना गया। दिस इज ऑल अबाउट आपका सेक्शन नंबर 152 रेड विद 162। तो एक छोटा सा सेक्शन 162 भी हमने यहां पर कनेक्ट किया। आई फील बेटा कि काश आप सबका रियल टाइम एक फीडबैक आ पा रहा होता कि हाँ जी ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है। क्लियर है या नहीं उसके लिए बेटा हम खुद को यहां पर कर सकते हैं टेस्ट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलिए बेटा आते हैं और एक बार इसके एमसीक्यूज करना करते हैं स्टार्ट। आज ये अपनी एमसीक्यू बुकलेट पे आप लोग सेक्शन 152 के एमसीक्यूज पर आपको आना है। तो 149 150 हम कर चुके हैं, 152 के एमसीक्यूज पर आएंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 55 आपका आ रहा है, ध्यान से आंसर करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है भाई, श्री शक्ति होम केयर लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 30 अक्टूबर 2018 हैज 10 सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, आउट ऑफ व्हिच 2 आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड रिमेनिंग आर इंडिविजुअल। तो बेटा 10 सब्सक्राइबर में से 2 प्राइवेट कंपनी है, 8 इंडिविजुअल है। However, there is no mention in any of the document as to who shall be the first director। आपको बताना है बेटा फर्स्ट डायरेक्टर किसे माना जाएगा, सारे के सारे सब्सक्राइबर्स को, 2 प्राइवेट कंपनीज को, या सारे इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स को, या मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होंगे। तो बेटा सारे इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स को फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाएगा। KDS Agro Private Limited, a newly incorporated company, has not mentioned in the names of first director of the company in its article of association, referring to the provision of Companies Act, who shall be deemed to be the first director of the company। तो बेटा यहां पर किसको फर्स्ट डायरेक्टर मानना चाहिए? सेम क्वेश्चन आ गया, all the individual subscribers shall be deemed to be the first director।
A person appointed as a director is required to give his written consent in form DIR2 to the company। तो बेटा जो भी पर्सन फर्स्ट डायरेक्टर की तरह अपॉइंट होगा उसे अपना कंसेंट DIR2 में कब तक देना पड़ता है बेटा? जब तक वो डायरेक्टर अपॉइंट हो जाता है उस दिन तक, या उससे पहले ही देगा ऑब्वियसली। आगे कह रहे भाई मिस्टर पुरु इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन यथार्थ लिमिटेड। He files his written consent in form DIR2 with the company on 15 April। He gets appointed as a director in the company on 20 अप्रैल। तो बड़ा 15 अप्रैल के बाद फाइनली मीटिंग आई होगी, 20 अप्रैल को मेंबर ने उन्हें अपॉइंट कर दिया। तो बड़ा यथार्थ लिमिटेड मिस्टर पुरु का कंसेंट आरओसी के पास कब तक फाइल करेगी? ध्यान रखना बड़ा, इसका आंसर होता है विद इन 30 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर। तो जब भी आपका डायरेक्टर अपॉइंट होता है उसके एक महीने के भीतर भीतर आप वो फाइलिंग करते हो, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 20 मई। आप चाहो तो अपनी एमसी की बुकलेट में, या सॉरी अपनी कॉम्पैक्ट बुक में भी ये वाली बात मेंशन कर सकते हो कि बेटा कंपनी DIR 12 में ये सारी फाइलिंग आपकी करेगी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। यहां पर मेंशन भी कर लेना विद इन 1 मंथ। आते बेटा अगले पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई? इन केस द आर्टिकल्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी डू नॉट प्रोवाइड फॉर ऑल द डायरेक्टर्स टू रिटायर एट एवरी AGM, मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होंगे लायबल टू रिटायर? तो बेटा 2/3 डायरेक्टर्स आर लायबल टू रिटायर। द प्रमोटर्स ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड्स लिमिटेड, a listed public company, proposed to have a strength of the board of directors as 11। They also propose to make the managing director and whole-time directors as not liable to retire by rotation। Advise as to, बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, advise as to maximum number of person who can be appointed as director not liable to retire। आपके बताने जी मैक्सिमम कितने डायरेक्टर ऐसे उसने जो इसके परमानेंट डायरेक्टर हो। नालायक को गलती से भी सीधा 1/3 मत कर देना, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। आपको करना होगा 11 का 2/3, उसका करना होगा हायर राउंडिंग ऑफ, फिर उसको 11 में से लेस कर कर देखना होगा। बिकॉज अगर आपने डायरेक्टली 1/3 कर दिया आप कंफ्यूज हो जाओगे राउंडिंग ऑफ कैसे करना है। इसलिए बेटा पहले आप 11 का 2/3 करिए, उसका आप करिएगा हायर राउंडिंग ऑफ, जैसे यहां पर हुआ है 11 का 2/3, उसका हायर राउंडिंग ऑफ आया 8, उसको 11 में से लेस किया तो मैक्सिमम 3 डायरेक्टर इस कंपनी में हो सकते हैं आपके परमानेंट डायरेक्टर। आते बेटा अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन कह रहे जी, स्टाइलिश टेक्नोलॉजी लिमिटेड एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल्स एंड चार्जर्स। The company's board of director consists of 8 directors। तो बड़ा 8 डायरेक्टर है। मिस्टर राम नॉर्मल डायरेक्टर है, श्याम डायरेक्टर है, मोहन डायरेक्टर है, विजय एक डायरेक्टर है, नरेश एक डायरेक्टर है, आशीष, नीरज एंड अनिल। तो बेटा आशीष यहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, नीरज यहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, अनिल यहां पर एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। सर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्या होता है बेटा? सीखेंगे, एक सेक्शन आएगा 151, वहां पर इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो 151 में SSD की चर्चा कर लेंगे। यहां पर 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे जी कैलकुलेट द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू रिटायर एट द AGM। AGM में कितने डायरेक्टर होंगे रिटायर? तो बेटा 8 में से आपके 2 डायरेक्टर्स कैसे इंडिपेंडेंट, वो आपकी TNOD की वर्किंग अकाउंट नहीं होंगे। तो 6 का अगर आप 2/3 कर देखोगे तो हमारे 4 डायरेक्टर्स है विच आर लायबल टू रिटायर। 4 का 1/3 अगर हम कर देखेंगे तो आंसर कितना आ रहा है? 1.33। इसका नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है? 1। तो बड़ा आने वाली AGM में इस कंपनी का एक ही डायरेक्टर होगा रिटायर। चलते बड़ा अगले सवाल पर। There are 10 directors on the board of Excel Limited, an unlisted public company। 2 of the directors have retired by rotation at the 21st AGM of the company। तो बड़ा 10 में से 2 डायरेक्टर्स कर चुके हैं रिटायर। The AGM of the company, आगे कह रही जी, the place of retiring director was not so filled up and the meeting was not expressly resolved not to fill the vacancy। तो ना तो बेटा वैकेंसी फिल हुई, ना फिल करेंगे ये भी नहीं बोला। Due to some reasons, the AGM was adjourned and at the adjourned meeting also, the place of retiring director could not be filled up। और ना ही मीटिंग ने बताया जी फिल करना है यानी, तो क्या होगा बेटा? तो उन 2 रिटायरिंग डायरेक्टर को ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड मान लिया जाएगा। आगे कह रहे जी SR लिमिटेड एक होल्ली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी है जिसके अंदर 10 डायरेक्टर्स आपके आ रहे हैं। तो बेटा एक होल्ली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी है, 10 डायरेक्टर्स आ रहे हैं। लिस्टेड है या अनलिस्टेड कुछ बताया नहीं, तो वी विल प्रिज्यूम अनलिस्टेड है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन है, ध्यान रखना बेटा आंसर आएगा निल, बिकॉज ऐसी कंपनीज के ऊपर आपका रिटायरमेंट बाय रोटेशन का लॉ लगता ही नहीं। अगला कह रहे जी RVNL लिमिटेड लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी है। बेटा बहुत ही बारीक सा पॉइंट है, इंस्टीट्यूट कर सकता है इसको चेक। ध्यान रखना, क्या इस कंपनी पर रोटेशन का लॉ लगेगा? बिल्कुल लगेगा, बिकॉज एग्जामिशन किसके लिए थी? अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी है उसकी सब्सिडरीज के लिए, तो इस पर लॉ लगेगा। इसमें 12 डायरेक्टर है जिसमें से 2 आपके आ रहे हैं इंडिपेंडेंट। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो रिटायर बाय रोटेशन होंगे कैसे आ जाएंगे बेटा? तो 10 डायरेक्टर्स TNOD हैं। शुड पूछ रहा है जी कितने डायरेक्टर रिटायर बाय रोटेशन होंगे? तो बेटा 10 का 2/3 करेंगे 6.667, हायर राउंडिंग ऑफ करेंगे 7 का 1/3 करेंगे, नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ करेंगे 2, तो द आंसर विल बी 2। आता है अगले सवाल पर। The concept of rotation of director under the provision of Companies Act is not applicable to which of the following government company? किस गवर्नमेंट कंपनी पर लॉ नहीं लगेगा? HAL लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है जिसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का है, अनलिस्टेड है बेटा, तो इस पर तो लॉ नहीं लगेगा। ये तो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। भारत फोर्ज लिमिटेड जो HAL की
सब्सिडरी और एक होली ओन्ड सब्सिडरी है, तो बेटा सब्सिडरी होनी चाहिए, इस पर भी लॉ नहीं लगेगा। एनसीसी लिमिटेड जिसमें 50.5 टोटल वोटिंग पावर एचएएल के पास है, तो बेटा ये भी एचएएल की सब्सिडरी है, बिकॉज सब्सिडरी तो 50 से ज्यादा पर बन रही है, तो इस पर भी लॉ नहीं लगेगा। तो बेटा तीनों ही कंपनीज यहां पर रिटायरमेंट बाय रोटेशन के लॉ से एग्जम्प्ट है। दिस इज अबाउट ऑल द एमसीक्यूज फॉर सेक्शन 152। लेट मी जस्ट चेक बेटा, अगर कोई केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू हम भी सॉल्व कर पाए, एक मिनट दीजिए मुझे। चलिए बेटा कर सकते हैं। केस स्टडी पर जाने से पहले 162 का भी एमसीक्यू आ रहा है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आएंगे बेटा सेक्शन 162 के एमसीक्यू पर, आप लोग एक ही एमसीक्यू है। In the AGM of James Bond Limited, company proposed to appoint Mr. James and Mr. Bond as director by passing a single resolution. Out of the 80 members of the company, 70 members were present at the meeting. बड़ा 80 में से 70 मेंबर आए। Out of those 70, 60 members supported such proposal, but 10 मेंबर ने वोट ही नहीं किया। तो बेटा 60 तो कह रहे ठीक है, आप सिंगल रेजोल्यूशन से वोटिंग करा लीजिए। 10 ने कुछ बोला नहीं, मतलब ना तो ऑब्जेक्शन रेज किया ना कुछ कहा। तो बड़ा ध्यान रखना, सेक्शन ने क्या कहा था, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए, सारे चुप भी बैठा, कोई दिक्कत नहीं। तो बड़ा यहां पर क्या सिंगल रेजोल्यूशन पास हो पाएगा? द आंसर इज यस, बिकॉज एक भी वोट यहां पर अगेंस्ट में आया ही नहीं। तो बड़ा 162 का आपका एमसीक्यू आया। आप आएंगे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज पर, इसी चैप्टर के बिल्कुल एंड में आपको देखने को मिलेंगे। पहला केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू हम यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। आएंगे बड़ा केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू नंबर 1 पर। पहला सवाल कह रहे हैं भाई, इन दिस केस सिनेरियो Anil, Badal, Chanchal and Damodar were appointed as director by passing a single resolution at the AGM. Is such appointment valid? Appointment of Mr. Anil, Badal, Chanchal and Damodar by a single resolution is valid because beforehand a motion authorizing their appointment by a single resolution was passed in the meeting and not a single vote was cast against the resolution. बेटा यही आंसर ठीक लग रहा है। बाकी केस स्टडी से एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि जी मीटिंग में रेजोल्यूशन अगेंस्ट में ना आया, नहीं आया तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। In the given case scenario, according to the articles, all the directors are rotational. बेटा कंपनी ने अपने आर्टिकल में लिख दिया कि मेरे सारे के सारे डायरेक्टर्स आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। सारे के सारे रोटेशनल होंगे, मेंबर को मौका मिलेगा हर डायरेक्टर को कभी ना कभी बदलने का। Had this not been the case, how many directors were required to retire at the AGM? अगर ये केस ना होता तो बेटा हमारे कितने डायरेक्टर्स एक्चुअली रिटायर कर रहे होते? तो बेटा केस स्टडी में सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कंपनी में टोटल डायरेक्टर्स कितने हैं। कंपनी का नाम क्या रहा था? अच्छा, नाम नहीं लिखा हुआ, स्टार्टिंग में कुछ मेंशन होगा, बिल्कुल पहले पैराग्राफ में आ रहा है कि एज पर द आर्टिकल कंपनी कैन अपॉइंट मैक्सिमम 15 डायरेक्टर एंड ऑल ऑफ देम शैल बी रोटेशनल। प्रेजेंटली कंपनी में 14 डायरेक्टर्स की स्ट्रेंथ है, जिसमें 9 एग्जीक्यूटिव है एंड 5 नॉन एग्जीक्यूटिव। मैक्सिमम 15 हो सकते थे, करंटली कंपनी ने अपॉइंट करे हैं 14। आर्टिकल्स ने कह रखा था भी 14 के 14 डायरेक्टर्स आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, ये टर्न वाइज रिटायर होते रहेंगे। पर अगर आर्टिकल ऐसा ना बोलता तो बेटा 14 के 2/3 होते रोटेशनल और फिर उसका हायर राउंडिंग ऑफ करके 1/3 निकालते तो आंसर आता। तो बेटा 14 का 2/3 किया, आंसर आया 9.33। हायर राउंडिंग ऑफ करा, आंसर आया 10। 1/3 किया 3.33, इसका नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ करा, आंसर आया 3। तो बेटा यहां पर 3 डायरेक्टर्स आपके करेंगे रिटायर। इन द गिवन केस सिनेरियो, इफ इट इज प्रिज्यूम्ड दैट एज ऑन 31 मार्च 2019 टर्नओवर ऑफ द कंपनी इज 87 करोड़, पेड अप कैपिटल इज 12 करोड़, वुड द कंपनी बी स्टिल मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू अपॉइंट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? बेटा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब चाहिए होते हैं? जब आपकी पीएलटी है 10, 50, 100। तो बेटा टर्नओवर की लिमिट तो ब्रीच नहीं हो रही, पर क्या पेड अप कैपिटल की लिमिट बिल्कुल ब्रीच होगी 12 करोड़, तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो यहां पर करेक्ट आंसर आ जाएगा पेड अप कैपिटल, क्योंकि 12 करोड़ है तो कंपनी इस केस में आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द केस सिनेरियो द कंपनी ऑल्टर्ड इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सो एज टू इंक्रीज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर अप टू 20 फ्रॉम द प्रेजेंट 15। तो बेटा हम टोटल डायरेक्टर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर 15 से 20 करना चाह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एप्लीकेबल इन सच अ ऑल्टरेशन? बेटा ऑल्टरेशन के लिए ओआर चाहिए, ओआर के साथ साथ आरओसी का अप्रूवल चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए या एसआर चाहिए? बेटा एसआर चाहिएगा। लास्टली कह रहे भाई एज ऑन 12 अगस्त 2019 एजीएम ऑफ एलटीएसएल वाज हेल्ड, total strength of the director reached to 18 due to appointment of 4 independent directors। तो बेटा 14 में हमने 4 इंडिपेंडेंट और अपॉइंट कर दिए, तो 18 तक हमारी स्ट्रेंथ पहुंच गई। when all the directors are rotational, अगर सारे डायरेक्टर रोटेशनल होते, how many directors shall be retired at this AGM? ध्यान रखना बेटा 4 इंडिपेंडेंट को तो हमें कंसिडर ही नहीं करना, तो टेक्निकली यहां पर हमारे 14 डायरेक्टर्स है विच आर रोटेशनल, उसके 1/3, क्योंकि हम प्रिज्यूम कर रहे हैं अगर सारे डायरेक्टर रोटेशनल है उसका 1/3 रोटेट करेंगे। 4.67 नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ करा 5, तो आंसर आ गया बेटा यहां पर 5 डायरेक्ट। तो वेरी गुड केस स्टडी। तो बेटा ये केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व किया। अगले वाला अभी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, थर्ड हम सॉल्व कर चुके हैं। लास्ट केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू और आ रहा है बेटा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज ये बेटा पेज 1.24 पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भाई, कैन द कंपनी इन द गिवन केस अपॉइंट मिस सुरेखा एज अ विमेन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड?
तो बड़ा क्या मिस सुरेखा को विमेन डायरेक्टर की तरह अपॉइंट किया जा सकता है? नो, बीइंग एन अनलिस्टेड कंपनी जरूरत नहीं है। यस जरूरत है, बिकॉज पब्लिक कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है 100 करोड़ की। नो, एज कंपनी इज नॉट मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग मोर देन 100 करोड़ की पेड अप कैपिटल। या यस, बिकॉज कंपनी की पेड अप कैपिटल है 100 करोड़ है, उससे ज्यादा। बेटा विमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट कब होती है? या तो लिस्टेड या अनलिस्टेड की पीटी हो, कितनी? 100-300। केस स्टडी एक बार देख लेते, छोटी सी केस स्टडी है। थोड़ा केस स्टडी कह रही है कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है 500 करोड़ की, पेड अप कैपिटल एग्जैक्ट 100 करोड़ है। बेटा क्या एग्जैक्ट 100 करोड़ पे भी विमेन डायरेक्टर चाहिए होती है? यस, पीटी 100-300, तो इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। In given case scenario, who shall be appointed as first director of the company? First director shall be those who are appointed by company general meeting, shall be those appointed by the promoter. Where the articles have no provision, subscribers to the memorandum first director बन जाएंगे, और till the directors are appointed, promoter will run the company. तो option number C will be correct. Satish is a partner in Satish Consultants LLP, a limited liability partnership, and holds designated partner identification number. Whether Satish shall be required to apply for DIN? बताइए, अगर आपके पास DIN है तो क्या DIN ऑब्टेन करने की जरूरत है? नहीं, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी एक DIN है, हेंस देयर इज नो नीड टू अप्लाई फॉर DIN. एंड लास्ट एक क्वेश्चन आ रहा है भाई, मिस सुरेखा फेल टू इन्फॉर्म द कंपनी अबाउट DIN, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर सच फेलियर? तो बड़ा ये ना एक पुराना लॉ है, जब डिन का लॉ आया था, तो जब डिन का लॉ आया था, जब कोई डायरेक्टर डिन ऑब्टेन करता था, उसे अपनी कंपनी को अपना डिन नंबर ऑब्टेन करना होता था। अगर वो इंटीमेट नहीं करता, उस पर कुछ पनिशमेंट है। इसके लिए बड़ा कुछ सेक्शन आएंगे 156 एंड 159, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, पढ़ लेंगे तो यहां पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसकी पेनल्टी पर बना हुआ एक छोटा सा सवाल है। तो बड़ा दिस इज ऑल अबाउट ऑल द एमसीक्यू सो फार। चलिए बेटा चलते हैं फिर आगे। तो सेक्शन 152 हमने यहां पर कवर कर लिया, उसके साथ 162 क्लब कर हमने पढ़ा। अब बेटा इसके बाद आगे यहां पर कुछ सेक्शंस की आ रही है सीक्वेंसेस, और अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द डिन नंबर, कि कैसे एक डायरेक्टर को डिन नंबर मिलता है उसकी एक चर्चा यहां पर होने वाली है। तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलने का प्रोसीजर क्या है? बेटा पहले मैंने आपको एक बात समझा चुका हूं कि अगर आपके पास ऑलरेडी डिन है तो डिन की आवश्यकता नहीं होती, पर अगर डिन नहीं है तो डिन तो लेना पड़ेगा, बिकॉज बिना डिन लिए आप किसी कंपनी में एक मोमेंट के लिए भी डायरेक्टर नहीं रह सकते, बिकॉज यू आर डिस्क्वालिफाइड। तो सेक्शन 153 यहां पर आ रहा है, जो आपको बता रहा है किसी भी कंपनी में डिन कैसे आएगा। तो कह रहे जी, एवरी पर्सन इंटेंडिंग टू बिकम अ डायरेक्टर मस्ट अप्लाई फॉर डिन इन फॉर्म DIR-3। तो बड़ा एक फॉर्म DIR-3 फाइल करके आप डिन नंबर ऑब्टेन करते हो। उसका प्रोसेस क्या है, नीचे पूरा प्रोसेस आएगा, समझ लेंगे। पर फॉर्म DIR-3 के द्वारा आपको डिन नंबर मिलता है। जैसे ही बेटा आप डिन के लिए अप्लाई करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको आपका डिन अलॉट करती है विद इन अ मैटर ऑफ 1 मंथ। तो बड़ा 1 महीने के भीतर भीतर आपको डिन अलॉट कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आप MCA पोर्टल पर जाकर डिन के लिए अप्लाई करते हो, 1 महीने के भीतर भीतर आपका प्रॉपर KYC वगैरह होता है, वीडियो कॉल वगैरह होती है, डिन नंबर आपका अलॉट आपको कर दिया जाता है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहे हैं जी, एक इंसान के पास मैक्सिमम एक ही डिन हो सकता है, एक से ज्यादा डिन ऑब्टेन करना आपको अलाउड ही नहीं है, किया तो पनिशमेंट भी लग जाएगी। अगला कह रहे भाई 156, ये कह रहे भाई एवरी डायरेक्टर मस्ट इंटीमेट हिज डिन टू द कंपनी विद इन 1 मंथ। अरे सर ये क्या कहना चाह रहे हैं, डायरेक्टर कंपनी को अपना डिन 1 महीने में बताएगा? पर सर वो तो बिना डिन के डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो कंपनी में डायरेक्टर कैसे बना? बेटा ये है पुराने केसेस में, जब डिन का लॉ आया ही आया था। तो जब डिन का लॉ पहली बार आया था, उस केस में लॉ ने क्या कहा था, डायरेक्टर जैसे ही आप डिन ऑब्टेन करोगे, आप कंपनी को अपना डिन 1 महीने में इंटीमेट करना, और कंपनी ये बात ROC को बता देगी 15 दिन के भीतर भीतर। आज के दिन में ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, पर ठीक है, पेपर में सवाल आस्कर ध्यान रखना, डायरेक्टर कंपनी को डिन 1 महीने में बताता है, कंपनी ROC को 15 दिन में बताती है। और आज के बाद कंपनी आप कोई भी फॉर्म वगैरह या रिटर्न फाइल करते हो, जहां पर डायरेक्टर का आप कोई भी साइन वगैरह करा रहे हो, डायरेक्टर का रेफरेंस आ रहा है, तो वहां पर डायरेक्टर का डिन नंबर जरूर मेंशन करना। इन सेक्शन की बातों को बेटा कंपनी ने अगर ब्रेक किया तो ये पनिशमेंट यहां पर आ रही है। तो बेटा ये पनिशमेंट आप पर अप्लाई कर जाएगी, पेनल्टी आप पर आ जाएगी 50,000 की, फर्दर पेनल्टी आ जाएगी 500 रुपए पर डे। तो ये कुछ सिंपल से सेक्शन के सीक्वेंस है। अच्छा सर, अब लग रहा है कि यहाँ सेक्शन सिंपल सिंपल भी फटाफट कवर हो रहे हैं। यस बेटा, आप इस चैप्टर की मोस्टली कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस पढ़ चुके हो, इसके बाद बहुत सारी आसान आसान बातें अब बच जाती हैं। अगला है बेटा स्टेप्स टू ऑब्टेन डिन। डिन ऑब्टेन करने का प्रोसीजर क्या होगा? तो बेटा स्टेप वाइज एक प्रोसीजर आ रहा है पेपर में। ऑब्वियसली पूरा प्रोसेस तो आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, आपका MCQ बेस्ड पेपर आ रहा है, पर फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं बेटा। तो डिन ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले स्टेप 1 में आप फॉर्म DIR-3 करेंगे फाइल। जिस समय आप ये फॉर्म फाइल करेंगे बेटा, ये फॉर्म डिजिटली वेरीफाई करेगा, मतलब आपने फॉर्म सही से भरा है या नहीं, ये वेरीफाई कौन करेगा? या तो CS इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, या कंपनी का कोई भी MD, या कंपनी का कोई भी डायरेक्टर। तो इसका क्या ये मतलब है कि मैं विल्ले ऐसे ही डिन नहीं ले सकता? यस बेटा, आज अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बनने वाले हो
तभी आप डिन के लिए अप्लाई करना है, एमसीए ये कह रहा है। और जिस भी कंपनी में आप डायरेक्टर बनने वाले हो, आपको प्रोएक्टिवली उस कंपनी के सीएस या एमडी या डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो आपके डिन के फॉर्म को वेरीफाई करे। तो ऐसे विल्लेपंती में डिन मत ऑब्टेन कर लेना, इसलिए लॉ मेकर ने वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट अप्लाई करी। इसके बाद क्या करें भाई, जैसी वेरिफिकेशन के बाद आप फॉर्म फाइल करोगे, सिस्टम आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली प्रोसेस करेगा और आपको एक एप्लीकेशन नंबर अलॉट करेगा जो बन जाता है आपका प्रोविजनल डिन। प्रोविजनल मतलब अगर आपकी एप्लीकेशन एक्यूरेट है तो कल को यही आपका डिन नंबर बनेगा। पर ध्यान रखना पड़ा, अगर कोई ऐसा पर्सन डिन अप्लाई कर रहा है जो किसी ऐसे देश में रहता है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तो वंस अगेन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद स्टेप 4 में बेटा, when provisional din has been generated, CG shall process the application to decide on objection या rejection। तो बेटा CG आपके din को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट, एक महीने के भीतर भीतर CG इसका डिसीजन लेकर आपको बताएगी और आपका din आपको अलॉट कर दिया जाएगा। और बाई चांस बेटा आपकी एप्लीकेशन में कोई एरर रह गया था तो CG स्ट्रेट अवे एप्लीकेशन रद्द नहीं करती है, 15 दिन का आपको एक रीसबमिशन का टाइम भी यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। तो दिस इज हाउ आप अपना दिन ऑब्टेन कर सकते हो। एंड सर दिन ऑब्टेन करने पर ऑब्वियसली हमने अपना नाम, एड्रेस, केवाईसी करवाया होगा। अगर उन डिटेल्स में फ्यूचर में कोई भी चेंज आ जाए तो सीजी कहते हैं जी दिन नंबर के अंदर अगर आपको कोई भी बदलाव करना है, जो भी जानकारी आपने दी थी वो चेंज आप DIR 6 में विद इन 30 डेज करेंगे हमको इंटीमेट। तो बड़ा ये आपका प्रोसेस आता है दिन ऑब्टेन करने का। इसके बाद अगला पॉइंट जो यहां पर इंपॉर्टेंट आ रहा है सर, क्या एक पर्सन का दिन उससे छीना भी जा सकता है? बिल्कुल बेटा, सीजी चाहे तो वो आज के दिन आपका दिन कैंसिल भी कर सकती है और आप खुद से चाहो तो खुद जाकर भी आप अपना दिन सरेंडर कर सकते हो। तो सबसे पहले कब कब सीजी खुद से आपका दिन कैंसिल कर रही है, डीएक्टिवेट कर रही है, देख लेते हैं। तो अगर आपने डुप्लीकेट 2 या 2 से ज्यादा दिन ऑब्टेन कर लिए होंगे तो वो डुप्लीकेट वाला दिन कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने फ्रॉडुलेंट मैनर में गलत जानकारी देकर गलत तरीके से केवाईसी करवाकर दिन ऑब्टेन किया, दिन कैंसिल हो जाएगा। उस पर्सन की डेथ होता ही ऑटोमेटिकली दिन, वो पर्सन ही कैंसिल हो गया दुनिया से, तो दिन भी कैंसिल हो जाएगा। इंडिविजुअल डिक्लेयर्ड एज अनसाउंड माइंड या एडजस्ड इंसॉल्वेंट, इन केसेस में भी दिन कैंसिल होगा, वरना आप खुद से जाकर अपना दिन सरेंडर कर सकते हो फॉर्म DIR 3 फाइल करके। आपके रिकॉर्ड्स वेरीफाई करने के बाद सीजी आपका दिन कर देगी डीएक्टिवेट। चलिए बेटा, तो ये तो दिन ऑब्टेन करने का प्रोसेस और दिन कैंसिलेशन की बातें यहां पर आ गई। इसके बाद एक छोटा सा लॉ यहां पर आ रहा है, इस पर पेपर में एमसीक्यू बन सकता है, जो है बेटा डायरेक्टर्स केवाईसी। आप में से बहुत बच्चे अगर आर्टिकलशिप में आप ये काम करते भी होंगे कि बेटा लॉ ने कहा डायरेक्टर आज आप दिन ऑब्टेन करने आए और हमने आपका केवाईसी देखकर आपको दिन दे तो दिया, पर इसके बाद आपको हर साल अपना केवाईसी आकर बार बार रेगुलरली कराते रहना पड़ेगा। आपको दिखाते रहना पड़ेगा कि आप एक्टिव हो, जिंदा हो, काम कर रहे हो, आप जेन्युइन पर्सन हो या नहीं। इसके लिए हम आपके ऊपर एक नो योर कस्टमर केवाईसी की रिक्वायरमेंट ले डाउन कर रहे हैं। तो आज जिस भी पर्सन के पास अगर दिन नंबर है तो वो उसका एक्चुअली इस्तेमाल करने के लिए इच्छुक है या नहीं, उसे हर साल वो बात साबित करनी पड़ेगी और हर साल एमसीए पोर्टल पर जाकर आपको करवाना पड़ेगा अपना एक केवाईसी। तो इस पॉइंट ने क्या कहा बेटा, जिस भी पर्सन के पास आज दिन है ऑन 31 मार्च, फॉर एग्जांपल अगर 31 मार्च 24 खत्म हुआ तो 31 मार्च 24 को अगर आपके पास दिन था तो बेटा 30 सितंबर 2024 तक आपको एक DIR 3 केवाईसी का फॉर्म फिर से फिल करना पड़ेगा सीजी के पास। अगर आप ये फॉर्म फिल नहीं करते हो तो ऐसे केस में आपका दिन डीएक्टिवेट हो जाएगा। ध्यान रखना बेटा, आपको ये फॉर्म फिल करके बताना पड़ेगा, हां जी मैं अभी जिंदा हूं, हम अभी जिंदा हैं जी, देखो हम अभी काम कर रहे हैं, इच्छुक हैं, तो आपको ये केवाईसी फाइल करना पड़ेगा। सर ये फॉर्म बार बार फिल करना पड़ेगा, मतलब मैं अपना नाम, एड्रेस, केवाईसी डिटेल्स हर साल बार बार फॉर्म फिल कर बताऊंगा। एमसी ने कहा जी शायद ये थोड़ा सा रिगरस रिक्वायरमेंट है, तो हम आपका काम थोड़ा सा आसान बनाते हैं। रिक्वायरमेंट आपको कंप्लाई तो हर साल करनी पड़ेगी, पर जब आप पहली बार रिक्वायरमेंट कंप्लाई करो तब आप ये DIR 3 केवाईसी का पूरा PDF वाला फॉर्म फाइल करना। पर अगर आप वो फॉर्म फाइल कर चुके हो तो आगे वाले सालों में आपको ये पूरा फॉर्म दोबारा से फाइल नहीं करना। आप बस एमसीए की वेबसाइट पर जाना, आपके DIR 3 केवाईसी की डिटेल्स एमसीए पोर्टल ऑटोमेटिकली आपको शो कर देगा। अगर उन डिटेल्स में कोई भी बदलाव नहीं है तो बेटा आप बस वो DIR 3 केवाईसी का वेब फॉर्म को टिक करके कह देना जी ठीक है, ये मेरी डिटेल्स एकदम सही है, मैं इसको अप्रूव कर रहा हूं। पर अगर उन इंफॉर्मेशन में आपको कोई चेंज करवाना है, आपका नाम चेंज हुआ था, एड्रेस चेंज हुआ था, फिर आपको बेटा यहां पर DIR 3 केवाईसी दोबारा से फाइल करना पड़ेगा। नेट इन नक्शल जिसके पास भी दिन है वो हर साल अपना DIR 3 केवाईसी या DIR 3 केवाईसी वेब फॉर्म का मतलब वहां पर कोई PDF फॉर्म डाउनलोड नहीं होता, एमसी की वेबसाइट पर जाएंगे, वहीं सारी डिटेल्स आएंगी, टिक करेंगे, काम चल जाएगा। और सर अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा दिन हो जाएगा डीएक्टिवेट। दैट इज सीजी में आल्सो डीएक्टिवेट दिन, अगर इंडिविजुअल ने ये केवाईसी नहीं करवाया। सर केवाईसी नहीं करवाया, दिन डीएक्टिवेट हो गया, तो जब केवाईसी करा लेंगे तो क्या दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाएगा? हो जाएगा। तो जैसे आप करवाएंगे रीएक्टिवेट हो जाएगा, आपको DIR 3 दोबारा फाइल नहीं करना, दिन आपका रीएक्टिवेट यहां से हो जाता है। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट आपका दिन। तो बड़ा सेक्शन 153 से लेकर 159 तक ये सारी बातें हमने कवर करी। चलिए बेटा, दिस इज ऑल अबाउट आपके ऑल दी सेक्शन सो फार। आते बेटा इनके भी थोड़े से एमसीक्यूज हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। आ जाइए अपनी एमसी की बुकलेट पे आप लोग।
153 to 159, पेज नंबर 1.10। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं एमएनओ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 11 जून 2007 इट सेलेक्टेड मिस्टर अजय रोहित राजन एंड मिस्टर रवि टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन द एजीएम ऑन 15 अगस्त। ऑल द 4 डायरेक्टर्स गेव देयर कंसेंट बाय 12 सितंबर। चारों डायरेक्टर्स का बेटा कंसेंट भी आ गया था, बट मिस्टर राजन एंड मिस्टर रोहित वर नॉट हैविंग द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, दे बोथ अप्लाइड फॉर डिन। सवाल पूछ रहे बेटा डिन नंबर अप्लाई करने के बाद कितने टाइम में आ जाएगा? विद इन 1 मंथ। Every company is required to furnish DIN of all its director to ROC। तो बड़ा जैसे ही डायरेक्टर अपना DIN कंपनी को इंटीमेट करता है, कंपनी ये वाली बात कितने दिन में ROC को बताती है? 15 दिन में। श्रद्धा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर टायर्स। कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2001 with its head office located at Chennai. Mr. Rakesh Kumar was the director of the company. He committed a fraud of around 1 crore. He was terminated by the company for this act. After termination, he shifted to Delhi. Mr. Kumar applied for a new DIN with his Delhi address. तो बेटा उनके पास ऑलरेडी एक DIN था, एक और DIN के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या मिल पाएगा? नहीं बेटा, एक्ट के द्वारा प्रोहिबिटेड है। 2 या 2 से ज्यादा DIN आप ऑब्टेन नहीं कर सकते। मिस्टर भारत इज होल्डिंग DIN एज ऑन 31 मार्च 2020। उन्हें अपना केवाईसी कब तक करना होगा? 30 सितंबर तक। Diksha, a professional architect, had been approached by New Age Builders Limited, a company formed by her distant relatives, but with whom she has good rapport, to accept the directorship in the company. However, she could not immediately agree to the post of director because उनके पास DIN नहीं है. Accordingly, she applied for DIN. Her application was found incomplete and mail on 3 जनवरी। तो बेटा 3 जनवरी को मेल कर बताया गया कि आपके DIN की एप्लीकेशन में मिस्टेक है, रेक्टिफिकेशन के लिए बेटा 15 दिन का समय मिलेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 18 जनवरी। मिस्टर बी, डायरेक्टर ऑफ XRL कंपनी फ्रॉम 2006, he got his DIN allotted to him on 6 मई 2017. By what date he should have intimated his DIN to the company? तो बेटा DIN आप इंटीमेट करेंगे 1 महीने के भीतर 6 मई को DIN अलॉट हुआ था, तो आप ये इंटीमेट कर देंगे 6 जून तक। चलिए बेटा, तो विद इन 1 मंथ आप ये DIN करेंगे इंटीमेट। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका सेक्शन 153 टू 159। चलिए, तो ये सारी कवरेज बेटा इस चैप्टर की अभी तक हमने करी। चलिए बेटा, अब आज की क्लास में एक और सेक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वाइट एन इंपॉर्टेंट सेक्शन। अगर इस चैप्टर की हम बात करें बेटा, ये चैप्टर हमारा 149 से लेकर 172 तक जा रहा था। हमने स्टार्ट किया था 160, 164, 167 हमने समझा डायरेक्टर कौन कौन बन सकता है। डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन हमने सीखा था 149, जिसमें 150 डेटा बैंक वाली बात भी करी। आज की क्लास में हमने 152 पढ़ा, उसके साथ 162 छोटा सा क्लब हुआ था, साथ में 153 से लेकर 159 यहां पर आपके DIN नंबर वगैरह की बातें आई थी। तो ये सारी कवरेज हम यहां पर कर चुके हैं। तो सीक्वेंस वाइज अगर हम बात करें बेटा, तो स्टार्टिंग की सीक्वेंस में 140 हमने कर लिया, 50 हो गया, उसके बाद 52 एंड 59 एंड 60। आप कह सकते हो 149 से लेकर 160 तक आपके सारे सेक्शन। अच्छा सर क्या बात कर रहे हो, इतने सारे सेक्शंस कवर कर लिए? यस बेटा, सेक्शंस तो आपके कवर यहां पर हो गए हैं, पर इस पूरी सीक्वेंस में आपका सिर्फ एक सेक्शन बच जाता है, एंड दैट सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस पर भी आपके पेपर में सवाल आ सकते हैं, एंड वो सेक्शन बेटा आपका आ रहा है 151। सवाल आने के चांसेस ज्यादा इसलिए बिकॉज यहां पर जो पॉइंट्स है वहां पर एमसीक्यू बहुत परफेक्टली बनते हैं, और आप भी देखोगे बेटा बहुत सारे एमसीक्यूज यहां पर बनाए जाते हैं। बेटा सेक्शन 151 यहां पर आ रहा है, जो आपका डील करेगा स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर से, जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं SSD। तो बेटा इंडिया में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें अपने यहां पर स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। मतलब एक ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी के स्मॉल शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, उनके इंटरेस्ट का रखेगा ध्यान। सर स्मॉल शेयर होल्डर मतलब हाइट में छोटे? ऑब्वियसली नहीं बेटा, ऐसे शेयर होल्डर जिनका स्टेक कंपनी में बहुत मिनिमल सा रहता है, मतलब बहुत मिनिमल सा स्टेक है, और ऐसे शेयर होल्डर्स का स्टेक कंपनी में बना रहे, तो ऐसे केस में SSD अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो सर क्या ये रिक्वायरमेंट हर कंपनी के लिए है? ऑब्वियसली नहीं। ये रिक्वायरमेंट सिर्फ कौन सी कंपनीज पर एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनीज। दैट इज इंडिया में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उन्हें एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना ही पड़ेगा या करना पड़ सकता है। ध्यान रखना बेटा, इट में अपॉइंट 1 डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। तो बेटा ये एक ऐसा डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। बेटा यहां पर एक छोटा सा करेक्शन करना, इट में अपॉइंट 1 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, इस वर्ड को कट करके आप लिख देना, इट में अपॉइंट 1 SSD। तो इन्हें एक ऐसा डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा जो SSD है। ये करेक्शन क्या है मैं समझा दूंगा। सर में अपॉइंट का क्या मतलब है? मर्जी है तो लिस्टेड कंपनी करेगी, वरना नहीं। बेटा मर्जी होती तो वैसे भी कर सकती थी। तो यहां पर में का क्या मतलब है? में का मतलब है अगर स्मॉल शेयर होल्डर्स आकर के बोलेंगे कि हमारा एक डायरेक्टर अपॉइंट करवाया जाए, तब बेटा अपॉइंट करना मैंडेटरी है। मतलब हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। ऐसी कंपनीज में कुछ स्मॉल शेयर होल्डर्स को आगे लेकर बोलना पड़ेगा कि हम चाहते हैं हमारा इंटरेस्ट कंपनी में तरीके से रिप्रेजेंटेड हो, तो हमारा एक इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करने वाला डायरेक्टर यहां पर अपॉइंट हो, तब कंपनी के लिए मैंडेटरी है। तो मे को आपको इंटरप्रेट कैसे करना है कि अगर उन्होंने बोला तो करना है, वरना कोई नहीं। तो बड़ा एक यहां पर ऐसा डायरेक्टर आएगा जो स्मॉल शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करे। और स्मॉल शेयर होल्डर का यहां पर क्या मतलब है? तो लॉ ने कहा जी स्मॉल शेयर होल्डर का यहां पर मतलब है एक ऐसा शेयर होल्डर
जो कंपनी में 20,000 रुपए तक के शेयर होल्ड करता है। पर ध्यान रखना बेटा, 20,000 की आपको देखनी है नॉमिनल वैल्यू, पेड अप वैल्यू नहीं। नॉर्मली रॉ में पेड अप वर्ड का इस्तेमाल होता है, पर यहां पर हम क्या कहेंगे, अगर कोई शेयर होल्डर 20,000 रुपए तक की नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स होल्ड करे हुए है, तब उसे स्मॉल शेयर होल्डर माना जाएगा। और वो जाकर के कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारा एक डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट करवाइए। सर कितने स्मॉल शेयर होल्डर्स को आगा लेना पड़ेगा, तो बेटा वो बात भी लॉ ने क्लैरिफाई करी कि एप्लीकेशन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए कितने शेयर होल्डर्स को आगा लेना पड़ेगा। बेटा या तो मिनिमम 1000 स्मॉल शेयर होल्डर या 1/10 ऑफ द टोटल स्मॉल शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर। कहने का तात्पर्य है, अगर कंपनी में लेट्स सपोज 50,000 ऐसे शेयर होल्डर हैं, तो बेटा एप्लीकेशन कितने से आनी चाहिए, 50,000 का 1/10 दैट इज 5,000 या 1,000 विच एवर इज लेस। बेटा 1000 की भी एप्लीकेशन आ गई तो कंपनी को यह काम करना पड़ेगा। कंपनी में सिर्फ 5,000 मेंबर है, 5,000 स्मॉल शेयर होल्डर है, बेटा उनका 1/10 करा तो कितना आ गया आपका 500। तो ऐसे केस में अगर 500 की भी एप्लीकेशन आ गई तो कंपनी को उसे अपॉइंट करना पड़ेगा। तो लॉ क्या बना, 1000 या 1/10 विच एवर इज लोअर। अगर इतने स्मॉल शेयर होल्डर्स आकर के लिस्टेड कंपनी से कह रहे हैं तो लिस्टेड कंपनी को उन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा। सर इस शेयर होल्डर कंपनी को आकर कब बोलेंगे, बेटा ऑब्वियसली कोई मीटिंग आने वाली होगी उससे पहले। तो लॉ ने क्या कहा, जब भी कंपनी कोई मीटिंग बुलाने वाली है उसके कम से कम 14 डेज पहले ये स्मॉल शेयर होल्डर्स आकर के नोटिस देंगे कि आप हमारा एक एसएसडी अपॉइंट करवा दीजिए। एंड जब वो ये नोटिस देंगे वो साथ में एक एसएसडी का नाम कंपनी को बताएंगे कि हम चाहते हैं आप इसे अपॉइंट करवा दीजिए। एंड वो जिसको अपॉइंट करवाना चाह रहे हैं क्या वो भी खुद से कंपनी का एसएसडी हो, इज दैट मैंडेटरी। मतलब आज किसी लिस्टेड कंपनी के स्मॉल शेयर होल्डर मुझे अपॉइंट करवाना चाह रहे हैं कि सर आपको नॉलेज है, आप हमारे इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करो, पर बेटा मैं उस कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर नहीं हूं, मैं एक बिग शेयर होल्डर हूं, तो क्या वो मुझे अपॉइंट करा सकते हैं? यस। मैं उस कंपनी में शेयर होल्डर ही नहीं हूं तब भी क्या अपॉइंट करा सकते हैं? यस। दैट इज एसएसडी का खुद से शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं होता। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, उसी के लिए मैंने आपको वो लाइन भी कट करवाई। बेटा कंपनी में लेट्स सपोज काफी सारे स्मॉल शेयर होल्डर थे, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर जाकर लेट्स सपोज एक कंपनी का नाम लेते हैं, भारती एयरटेल लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है। एयरटेल को जाकर इन 1000 स्मॉल शेयर होल्डर ने कहा कि हम चाहते हैं आप हर्ष सर को हमारा रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करो। हर्ष सर जो ना कंपनी में शेयर होल्डर है, बिग स्मॉल की तो बात ही नहीं, क्या अपॉइंट हो सकते हैं? हो सकते हैं। अब बेटा जैसे ही इन्होंने कंपनी को ये एप्लीकेशन दी मीटिंग से 14 डेज पहले कि आप अपॉइंट करवाइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेटा एयरटेल जो मुझे अपॉइंट करवाएगी, मेरी अपॉइंटमेंट पर जो वोटिंग होगी, फॉर एग्जांपल मेरी अपॉइंटमेंट के लिए अगर ओआर चाहिए तो मेरा अपॉइंटमेंट करेंगे कौन? मेरा अपॉइंटमेंट स्मॉल शेयर होल्डर्स ही करेंगे या मेरा अपॉइंटमेंट कंपनी के सारे मेंबर्स करेंगे, स्मॉल बड़े मिलकर? ध्यान रखना बेटा, स्मॉल शेयर होल्डर अपॉइंट करने की एप्लीकेशन इन लोगों से आई है, पर अपॉइंटमेंट का प्रोसेस चलेगा नॉर्मल। मतलब जो भी मीटिंग आएगी, मीटिंग में जितने भी मेंबर है छोटे बड़े सब मिल मिलाकर जब ओआर पास करेंगे तब मेरा अपॉइंटमेंट वहां पर होगा। कुछ लोगों को यहां पर एक कंफ्यूजन क्या होती है कि जी स्मॉल शेयर होल्डर खुद से अपना डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, द आंसर इज नो। वो सिर्फ एप्लीकेशन देकर के जा रहे हैं। फाइनली डायरेक्टर अपॉइंट करने का मेथड तो नॉर्मल चलेगा कि मेंबर मीटिंग में ओआर पास करके उसे अपॉइंट करेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो। तो बेटा ध्यान रखना, इस तरीके से मेंबर उसे अपॉइंट करेंगे। और बेटा कल को अगर मेंबर को मेरा काम पसंद नहीं आ रहा तो क्या मेंबर मुझे लात मारकर रिमूव भी कर सकते हैं? द आंसर इज यस। तो बेटा रिमूवल कैसे होगा उसके लिए इसी चैप्टर में हम एक सेक्शन सीखेंगे 169। अभी तक हमने सिर्फ डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट की बातें समझी हैं, अगली क्लास में जाकर हम सीख लेंगे डायरेक्टर को रिमूव वगैरह कैसे किया जाता है। तो बेटा जैसे एक नॉर्मल डायरेक्टर वहां पर रिमूव होता है वैसे ही एसएसडी को भी रिमूव किया जा सकता है। ध्यान रखना, एप्लीकेशन स्मॉल शेयर होल्डर से आई है और उसे अपॉइंट करेंगे सारे मेंबर्स मिलकर के। एंड बेटा बाई चांस जिसको भी हमने एसएसडी अपॉइंट किया, अगर वो 149 सबसेक्शन 6 का क्राइटेरिया पूरा कर जाए और 7 में डिक्लेरेशन दे जाए तो आप उसे एसएसडी के साथ साथ इंडिपेंडेंट में भी काउंट कर सकते हो। मतलब अगर मेरा एप्लीकेशन भारती एयरटेल के लिए आया था और मैं स्मॉल शेयर होल्डर की तरह भारती एयरटेल में अपॉइंट हो गया, पर मैं 149 सबसेक्शन 6 के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया पूरा करता हूं और मैं सबसेक्शन 7 में डिक्लेरेशन दे दूं कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, तो बड़ा कंपनी को यहां पर डबल फायदा हो जाएगा कि मैं एसएसडी भी बन गया और मैं इंडिपेंडेंट में भी कंपनी की काउंट हो जाऊंगा। और बेटा इससे फायदा क्या होगा, अगर मैं इंडिपेंडेंट की तरह भी काउंट हो गया तो एक तो कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो भी लिमिट हो वो मीट करने में आसानी होगी, साथ में इंडिपेंडेंट की तरह काउंट होने पर क्या मेरे पास 152 का वो सबसेक्शन 6 रोटेशन वाला अप्लाई होगा? होगा ही नहीं, बिकॉज मैं टीएनओडी से यहां पर हो जाऊंगा एक्सक्लूड। तो टीएनओडी से यहां पर मुझे एक्सक्लूड कर दिया गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो। तो यहां पर मैं काउंट ही नहीं होगा। पर बेटा अगर मैंने 149 सबसेक्शन 6 और 7 का क्राइटेरिया पूरा नहीं किया और मैं एक नॉर्मल स्मॉल शेयर होल्डर की तरह आ रहा हूं, तब क्या मैं 152 की वर्किंग में इंक्लूड हो जाऊंगा? आंसर इज यस। यहां पर बेटा मुझे वर्किंग में इंक्लूड कर लिया जाएगा, देन आई विल बी काउंटेड इन द वर्किंग ऑफ 152। फिर तो मैं वहां पर कंसीडर किया जाऊंगा। आई होप ये बात सबको यहां पर क्लियर है। तो बेटा दिस इज हाउ स्मॉल शेयर होल्डर इज अपॉइंटेड। सर 152 में आप काउंट तो हो रहे हो, दैट इज टीएनओडी में काउंट हो रहे हो, पर सर टीएनओडी में काउंट होने के बाद
आपको 2/3 रोटेशनल में काउंट करेंगे या 1/3 परमानेंट में काउंट करेंगे? ध्यान रखना बेटा, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर काउंट होता है 1/3 वाले में, 2/3 में नहीं, बिकॉज लॉ मेकर ने स्मॉल शेयर होल्डर का टेन्योर खुद से फिक्स कर दिया। उन्होंने क्या कह दिया? स्मॉल शेयर होल्डर जो डायरेक्टर होता है वो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन नहीं होता, वो एक रोटेशनल डायरेक्टर नहीं है, क्योंकि उसका टेन्योर होगा मैक्सिमम 3 इयर्स, दैट इज 1 टर्म ऑफ मैक्सिमम 3 साल आप उसे प्रोवाइड कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए ये 2/3 की वर्किंग में नहीं आएगा, ये वर्किंग में आता है इन द वर्किंग ऑफ 1/3। आई होप ये बात समझ में आ गई हो। तो बेटा अगर एसएसडी इंडिपेंडेंट भी है, टीएनओडी में ही नहीं आ रहा, वो सेक्शन ही एप्लीकेबल नहीं है, पर एसएसडी ने इंडिपेंडेंट का क्राइटेरिया पूरा नहीं करा, तो टीएनओडी में तो आ गया, पर काउंट होगा 1/3 में, बिकॉज 2/3 में ये आ नहीं सकता, बिकॉज इसका टेन्योर लॉ द्वारा फिक्स है। सर क्या इसको रीअपॉइंट कर सकते हैं? द आंसर इज नो, ये बेटा रीअपॉइंट नहीं हो पाएगा एस एसएसडी, इसको यहां पर 3 साल का कूलिंग पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा। ध्यान रखना, जो नॉर्मल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आता है उसका टर्म कितना था? 1 टर्म मैक्सिमम 5 ईयर ओआर से, फिर सेकंड टर्म मैक्सिमम 5 ईयर एसआर से, फिर 3 साल का कूलिंग पीरियड था। पर एसएसडी अगर आप हो तो चाहे आपको इंडिपेंडेंट का टैग था या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, एसएसडी मैक्सिमम पॉइंट होगा 1 टर्म ऑफ मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए, उसके बाद 3 साल का कूलिंग पीरियड यहां पर आ जाएगा, 3 साल तक आप कंपनी से एसोसिएटेड नहीं रह सकते। एंड लास्ट बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक पर्सन सर कितनी कंपनीज में स्मॉल शेयर होल्डर का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर सकता है? मतलब क्या मैं भारतीय एयरटेल में और साथ ही साथ में वोडाफोन में जाकर के इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर पाऊंगा? तो द आंसर इज नो। पर सर क्या मैं भारतीय एयरटेल में और साथ ही साथ जाकर के टाटा मोटर्स इनमें एसएसडी बन सकता हूं? द आंसर इज यस। दैट इज बेटा एक इंसान को एक समय मैक्सिमम 2 लिस्टेड कंपनीज में एसएसडी बनना अलाउड है, मैक्सिमम 2 में, प्रोवाइडेड वो अलग अलग बिजनेस में हो, क्योंकि एयरटेल और टाटा मोटर का बिजनेस अलग है तो मैं अपॉइंट हो जाऊंगा, पर एयरटेल और वोडाफोन क्योंकि कॉम्पीटिंग बिजनेस में है, ऐसे केस में मेरे को 2 कंपनीज का एसएसडी बनना अलाउड नहीं होगा। तो a person can be SSD of maximum 2 companies provided वो कंपनी कॉम्पीटिंग बिजनेस में ना। तो ध्यान रखना, कॉम्पीटिंग बिजनेस में अगर हुए तो फिर बेटा आप शायद इंटरेस्ट प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं करोगे। तो दिस इज द लॉ रिगार्डिंग स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। बेटा किसी भी पॉइंट पर सवाल बन सकता है, स्मॉल शेयर होल्डर कौन होता है, कितने शेयर होल्डर से एप्लीकेशन आएगी, कितने दिन पहले आएगी, उसके बाद उसका टेन्योर क्या होता है, एंड बेटा मैक्सिमम कितनी कंपनीज में एसएसडी। सारे पॉइंट्स एमसीक्यू के लिए एकदम परफेक्ट है, यहां पर एमसीक्यूज आने की बहुत सारी संभावना है। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका सेक्शन 151। तो नाउ आई कैन से बेटा 149 से लेकर के आपने यहां पर सीक्वेंस वाइज 160 तक अपने सारे सेक्शंस कवर कर लिए। इसके बाद 161 अभी पेंडिंग है, नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। 162 हमने पढ़ लिया, 164 पढ़ लिया, 167, तो बस ये थोड़े से सेक्शंस यहां पर हमारे और रह जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका सेक्शन 150। आते बेटा और फटाफट से इसके एमसीक्यूज भी पढ़ना हम करते हैं स्टार्ट। तो आज ये बेटा अपनी एमसीक्यू बुकलेट पर सेक्शन 151 के एमसीक्यूज भी एक बार निपटा लेते हैं। इसके एमसीक्यूज इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल, इन कंप्लायंस टू द कंपनीज एक्ट, मिस कीर्ति इज कीन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इन अ कंपनी। शी हैज सेलेक्टेड सम कंपनीज इन विच देयर इज अ वैकेंसी फॉर एसएसडी। आपको बताना बेटा इनमें से किस कंपनी में एसएसडी मैंडेटरली चाहिए। रोजरी बायोटेक एक लिस्टेड कंपनी, नीचे अनलिस्टेड, अनलिस्टेड ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए लिस्टेड कंपनी। एक शेयर होल्डर का स्मॉल कम बना जाएगा जब उसके पास कितने रुपए तक की नॉमिनल वैल्यू के शेयर है? 20,000। द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर WXY एंड Z इन इमामी लिमिटेड, एक लिस्टेड कंपनी है, उसमें उनकी शेयर होल्डिंग है निल, 10,000, 20,000, 30,000। हु अमंगस्ट देम कैन बी अपॉइंटेड एज एसएसडी। बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आप एसएसडी किसको बना सकते हो? किसी को भी। वो स्मॉल शेयर होल्डर है, बिग शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। नॉसिल लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, offers basic organic chemicals. Nosil Limited wants to appoint Mr. Vaibhav Goyal as a small shareholder director. Company wants to know the maximum term of a small shareholder director. बेटा maximum term कितनी अलाउड होगी? बेटा maximum term 1 term of 3 years. उसके बाद अब 3 साल तक रीअपॉइंट नहीं हो पाएंगे। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। मिस्टर अजीत भंडारी इज अ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर इन एयरटेल लिमिटेड। बेटा वो एयरटेल लिमिटेड एक लिस्टेड टेलीकॉम कंपनी में एसएसडी है। He also wants to be appointed as a SSD in another company. तो आपको बताना जी किस और कंपनी में? हो ही नहीं पाएंगे। He can be appointed in Vodafone, एक लिस्टेड टेलीकॉम कंपनी, इसमें तो नहीं हो पाएंगे। Appointed in Arvind Limited, a listed textile company, इसमें हो सकते हैं। एंड लास्टली बेटा वोडाफोन और अरविंद दोनों में, उसमें नहीं हो पाएंगे। B North Motors and Spares Limited, a listed company, has 4500 small shareholders, but till date there is no director who can represent them. अकॉर्डिंगली बेटा वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करने की एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं। कम से कम कितने शेयर होल्डर का एप्लीकेशन देनी पड़ेगी? या तो 1000 या 1/10 व्हिचएवर इज लेस। तो यहां पर बेटा 450 शेयर होल्डर्स की भी एप्लीकेशन अगर आ गई काम चल जाएगा। अमर टेक्सटाइल एक लिस्टेड कंपनी है जिसमें टोटल 50,000 मेंबर्स हैं या 50,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं। कितने से एप्लीकेशन आनी चाहिए? बेटा या तो 5,000 या 1,000 व्हिचएवर इज लेस। तो यहां पर अगर 1000 ने भी एप्लीकेशन दे दी हमारा काम चल जाएगा।
आपको कम से कम 1000 से एप्लीकेशन चाहिएगी। चलिए अगला सवाल कह रही थी रति होल्ड्स 2500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इन यूरेनस ग्लास लिमिटेड जिसकी पेड अप वैल्यू 5 है, पर बेटा ध्यान रखना नॉमिनल या फेस वैल्यू का हमने देखना है 10 रुपए, तो रति की शेयर होल्डिंग यहां पर है 25,000 रुपए की। इसके बाद कह रहे भाई इन द सेम कंपनी हर मदर रचना, तो बेटा रति की शेयर होल्डिंग 25,000 थी, रचना जी की शेयर होल्डिंग यहां पर आ रही है 20,000। ओके जी, तो रति तो स्मॉल शेयर होल्डर नहीं है पर रचना जी है। आगे कह रही भी उनके ब्रदर रुचिर हैं जिनके पास 3,000 शेयर है, तो बेटा ध्यान रखना नॉमिनल वैल्यू कितनी आ गई 30,000। रुचिर भी यहां पर स्मॉल शेयर होल्डर नहीं है। ऑल द थ्री क्लेम टू बी स्मॉल शेयर होल्डर एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो बेटा तीनों यहां पर क्लेम कर रहे हैं, क्या तीनों यहां पर स्मॉल शेयर होल्डर होंगे? द आंसर इज नो, ओनली रचना इज अ स्मॉल शेयर होल्डर। हालांकि इस क्वेश्चन में छोटा सा एरर है, एंड देयरफॉर शी कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग। प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग में तो सारे ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्वेश्चन टेक्निकल ग्राउंड्स पर गलत है, पर अगर पेपर में आएगा आई एम होपिंग आप आंसर कर जाओगे। एंड फाइनली कह रहे हैं जी रिमूवल ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कैसे होगा? तो बेटा रिमूवल की बातें हम सीखेंगे 169 में। जैसे एक नॉर्मल डायरेक्टर रिमूव होता है वैसे ही आपका एसएसडी भी रिमूव होगा, तो इसके लिए हम सीखेंगे आपको एक ओआर चाहिए होता है जनरल मीटिंग में, तो जनरल मीटिंग में ओआर पास करके रिमूव करेंगे, सीख लेंगे। आते बेटा इस चैप्टर के एंड में एक केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू भी आ रहा है। इस चैप्टर का आई विल से लास्ट केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू नंबर 2 पेज नंबर 1.21, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आ जाइए बेटा पहला सवाल, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कितने नॉमिनल वैल्यू तक के शेयर होल्ड करेगा? 20,000। एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट मिनिमम हाउ मेनी स्मॉल शेयर होल्डर्स नीड टू गिव द नोटिस फॉर अपॉइंटिंग अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर? बेटा देखना पड़ेगा इस कंपनी में टोटल स्मॉल शेयर होल्डर हैं कितने। तो बेटा नॉस्टल लिमिटेड का एग्जांपल आपको दिया गया है, कंपनी में 12,000 स्मॉल शेयर होल्डर है, तो बेटा एप्लीकेशन कितने से आएगी? 1200 या 1000 व्हिचएवर इज लेस, तो यहां पर 1000 की एप्लीकेशन से काम चल जाएगा। In Nostell Limited, small shareholder intend to appoint Mr. Sarthi as small shareholder director. Is their contention to appoint Sarthi valid? Not valid because उनका इंडिया में स्टे था ही नहीं 182 दिन का, नहीं because Sarthi cannot be appointed because वो खुद से small shareholder नहीं है, ये भी गलत। No, Sarthi cannot be appointed because he is already a small shareholder in another listed company. नहीं बेटा, एंड क्या सारथी अपॉइंट हो सकते हैं? यस, बस केस स्टडी से एक चीज क्या चेक कर लेंगे, कॉम्पीटिंग बिजनेस ना हो, वो चेक कर जरूर कर लेंगे। आते लास्ट सवाल पर, इन मैक्सिमम हाउ मेनी कंपनीज अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू सर्व एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर? बेटा मैक्सिमम कितनी कंपनीज में? 20 में, 20, 10 या मैक्सिमम 2 कंपनीज, 2 में कर तो सकते हो पर वो कॉम्पीटिंग बिजनेस में ना हो। कैन मिस्टर सारथी ऑल्सो सर्व एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ नॉसिल? तो बेटा स्मॉल शेयर होल्डर तो है, क्या इंडिपेंडेंट भी बन पाएंगे? बन जाएंगे बेटा, अगर सबसेक्शन 6 का क्राइटेरिया एंड सबसेक्शन 7 की डिक्लेरेशन वो सबमिट कर दें। तो दिस इज ऑल अबाउट आपके ऑल द एमसीक्यूज सो फार, एंड बेटा आई विल से दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। आज की क्लास को भी हम यहां पर रैप अप करते हैं। तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा, एक सेक्शन 161 बच गया, 163, उसके बाद आपके आगे के थोड़े बहुत सेक्शंस है। होपफुली नेक्स्ट क्लास में हम अपना ये चैप्टर फिनिश कर पाएंगे। चलिए बेटा, विल रेस्ट टुडेस क्लास, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय।